सभी को गुड मॉर्निंग। हाँ जी, सभी को गुड मॉर्निंग। आशीष अखिलेश सभी को। हाँ जी, आज जो हम हमारा यूनिट नंबर 2 फिर से एक बार और गेम्स की तरफ चलेंगे। और फिर से आज जो हमारा गेम होगा वो हैंडबॉल गेम होगा। तो हैंडबॉल गेम को हम देखेंगे, वही सारे मेजरमेंट्स, उनके फेडरेशंस, उनका इतिहास किस तरीके से और एक आसान तरीके से मतलब आज की क्लास में हम देखेंगे कि जितने भी मेजरमेंट हैं उनको किन आसान तरीकों से हम याद कर सकते हैं। और आज की क्लास से पहले बस आपको क्या आना चाहिए, बस आपको 1 से 10 तक गिनती आनी चाहिए, वो सभी को आती है। तो वो गिनती जो है हमें सारे के सारे मेजरमेंट इतनी आसानी से याद करा देगी कि आपको हैंडबॉल जो है वो चुटकियों में 2 मिनट के अंदर जो है आप बता दोगे पूरा गेम की क्या था। बस आपको इस क्लास में अंत तक जुड़े रहना है और मैं बता रहा हूँ कि 2 मिनट के अंदर आप पूरा हैंडबॉल जो है बता सकते हो। बस अगले आधे घंटे के अंदर अपन क्लियर कर लेंगे। ठीक है भाई। हाँ, संजू, वासु, चंद्रिका सभी को गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हैंडबॉल क्लास को। और किस तरीके से जो है इसका इतिहास रहा। मेजरमेंट तो मैं कह रहा हूँ कि सबसे अगर आसान किसी खेल के मेजरमेंट है तो वो हैंडबॉल गेम के हैं। अब आपको अगर आप अलग तरीके से पढ़ रहे हैं तो आपको शायद मुश्किल लगे, पर मैं कह रहा हूँ कि इसको आसान बना कर रहेंगे अपन सिर्फ आधे घंटे के अंदर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और सबसे पहले हैंडबॉल। तो हैंडबॉल क्या है? जो हाथों से खेला जाता है, हैंड यानी कि हाथ आ रहे हैं और हाथों से जो बॉल से, हाथों को बॉल से जो खेला जाता है उसे हम कहते हैं हैंडबॉल। ठीक है, तो एक बार मैं देख लेता हूँ कि कौन कौन जुड़ गए हैं। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। हैंडबॉल एक तेज, रोमांचक और टीम वाला इंडोर खेल है। तो तेज खेला जाता है, रोमांचक होता है और एक टीम वाला खेल है जिसमें 7-7 खिलाड़ी। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना है कि इस सबसे पहला पॉइंट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि इसमें हैंडबॉल खेल में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? 7-7 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है। गेंद को हाथ से पास करके या ड्रिबल करके गोल करना होता है। फुटबॉल की तरह पैड से नहीं होता, सिर्फ हाथ से खेला जाता है। तो अभी तक इसे हमने क्या देखा कि इस खेल में जो है 7-7 खिलाड़ी जो है वो खेलते हैं। वर्तमान की बात कर रहा हूँ, अब पूर्व में हम देखेंगे आगे जाके कि 11 खिलाड़ी भी खेलते हैं। तो उसकी बात हम बाद में करेंगे, बट हमें जो वर्तमान समय में ध्यान रखना है कि 7-7 खिलाड़ी जो है इस खेल को खेलते हैं। और ये फुटबॉल जिसे हम पैर से खेलते थे इसे हम हाथ से खेलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके इतिहास की बात करें तो प्राचीन समय में भी ऐसे खेल खेले जाते थे। तो जब प्राचीन इतिहास देखते हैं तो यूनान में यानी कि जब ग्रीस में कौन सा खेल खेला जाता था तो उसे कहते थे यूरेनिया। और इसका जो जिक्र है वो होमर ने ओडिसी में लिखा है। होमर जो है कवि होमर थे, कहलाते थे और जिनके नाम पर जो है हम देखते हैं यूनान का जब इतिहास देखेंगे तो उनके नाम पर जो है होमर काल भी कहा रखा है। ये एक अंधे कवि थे, क्या अंधे कवि थे यानी कि ब्लाइंड पोएट थे। और इन्होंने जो है दो अपनी किताबें लिखी थी, उनका नाम आता है इलियाड और ओडिसी। तो इलियाड और ओडिसी जो प्रश्न पूछा भी जाता है, पिछली बीटीए भर्ती में भी आया था कि ये किसके द्वारा रचित ग्रंथ है या किताबें हैं, तो उसके हम कहते हैं क्या, कवि होमर द्वारा। और होमर किस में है? यूनान में थे। और ये एक यूरेनिया खेल है जो किससे, हैंडबॉल से संबंधित है। और इसका जिक्र उन्होंने किस में कर रखा है? ओडिसी में कर रखा है। तो ओडिसी क्या है? ओडिसी एक किताब है या एक ग्रंथ है जिसका जिक्र क्या है? यूरेनिया नाम से कर रखा है यूनान में। आगे चलते हैं। रोमन में क्या है? तो हार्पस्टम नाम से इसका जिक्र, यानी कि एक हैंडबॉल जैसा खेल होता था। क्या था? रोमन में कौन सा होता था? तो हार्पस्टम नामक एक खेल होता था। ठीक है। मध्यकाल में जर्मनी में इसे क्या कहते थे? फैंग बॉल स्पील कहते थे, यानी कि बॉल पकड़ने का खेल कहते थे। तो अगर मैं यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट बताऊं तो बस हमें इतना सा याद रखना है कि यूनान के एक अंधे कवि थे, उनका नाम क्या था? होमर था। और उनका एक किताब या उनकी एक ग्रंथ है, उसका नाम क्या है? ओडिसी है। उसमें हैंडबॉल का खेल का जो वर्णन है वो यूरेनिया नाम से होता था। बस इतना सा ध्यान। बाकी रोमन और जर्मनी का इतना क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो आपको इतना ही याद रखना है। अब बात करते हैं आधुनिक हैंडबॉल की शुरुआत। तो 19वीं सदी के अंत में डेनमार्क, जर्मनी और स्वीडन से हुई। तो जो आधुनिक हैंडबॉल है यानी कि जो वर्तमान में खेला जा रहा है उसकी शुरुआत कब हुई? 19वीं शताब्दी से हुई। और ये देखिए ये पॉइंट आ गया है कि पहले 11-11 खिलाड़ियों वाला आउटडोर खेल था, इसे फील्ड हैंडबॉल कहते थे।
तो जब हैंडबॉल अभी वर्तमान में तो हमने देखा कि कितने 7-7 खिलाड़ी खेलते हैं, पर पूर्व में इसे जो है 11-11 खिलाड़ी खेलते थे और इस कारण ये आउटडोर भी एक खेल था, तो इसे क्या कहता है, फील्ड हैंडबॉल जो है इसका नाम पड़ा था। ठीक है, तो हमें इतना सा ध्यान रखना था कि बस पूर्व में जो है 11-11 खिलाड़ी खेलते थे और उसे हमने क्या बोला, फील्ड हैंडबॉल कहा है। और वर्तमान में जो है आधुनिक की बात करूँ तो 7-7 खिलाड़ी जो है दोनों टीम से खेलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हैंडबॉल के दूसरे नाम क्या है, तो डेनमार्क में इसे जो है हैंडबोल्ड नाम से जानते हैं। ठीक है, चेक रिपब्लिक में इसे जो है हजेना के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूं स्लोवाकिया में इसे जो है हजाना के नाम से जानते हैं और जर्मनी में जो है इसे टोरबॉल नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इसको मैं अगर थोड़ा आसान भाषा में बताऊं, ठीक है, ये कुछ प्रश्न जो है हल्के हल्के याद कर लेना, एक ट्रिक बता देता हूं कैसे याद रखना है। डेनमार्क में तो हैंडबॉल की जगह क्या कर दिया, हैंडबोल्ड कर दिया। जब ड से डेनमार्क स्टार्ट हो रहा है तो खत्म भी कहां पर होगा, ड पे होगा, यानी कि हैंडबॉल की जगह क्या कर दिया, हैंडबोल्ड कर दिया। बस इतना सा एक हमको एक अंदाजा होना चाहिए कि अगर इस तरह से प्रश्न बन जाता है तो हम बता सके। डेनमार्क में तो क्या किया सर, हैंडबॉल की जगह हैंडबोल्ड कर दिया। ठीक है, चेक रिपब्लिक में क्या कर दिया, हैजेना कर दिया, या इसको आप थोड़ा सा जोड़ दो, हैजेना कर दिया। ठीक है, तो अब आप बोलोगे कि सर चेक है, हम क्या कहते हैं कि चेक कर लिया कि हाँ चेक है, तो चेक है से क्या हो गया, हैजेना हो गया। चेक है से क्या हो गया, हैजेना हो गया। और जबकि स्लोवाकिया में क्या हो गया, हजाना हो गया। चेक है यानी कि हैजेना, स्लोवाकिया में हजाना, डेनमार्क में ड से स्टार्ट हुआ है तो हैंड बोल्ड हम कहेंगे, और जर्मनी में इसे क्या कहते हैं, टोर बॉल कहते हैं। जर्मनी में तो एक अलग ही नाम आ गया, क्या, टोर बॉल। ठीक है, आगे चलते हैं। महत्वपूर्ण नाम, अब 1906 में जो है हॉलगर नीलसन जो कि डेनमार्क थे, इन्होंने सबसे पहले जो है इसके नियम बनाए थे। किसने बनाए थे, तो हॉलगर जो नीलसन थे जो किसके थे, डेनमार्क के थे, इन्होंने जो है वो नियम बनाए थे। ठीक है, आगे चलते हैं। 1917 में क्या है, कॉल शैलेज ने आधुनिक नियम बनाए, इसलिए इन्होंने आधुनिक ओलंपिक का पिता, आधुनिक हैंडबॉल का पिता इन्हें कहा जाता है। तो 1917 ये वर्ष हमें याद रखना होगा कि 1917 क्या नाम है, कार्ल शैलेंज, क्या नाम है, कार्ल शैलेंज, और इन्होंने क्या बनाए थे, नियम बनाए थे, इसलिए इन्होंने आधुनिक हैंडबॉल का पिता इन्हें कहा जाता है। तो अगर सर इसको याद कैसे करेंगे, ये याद कैसे रहेगा, ये याद नाम तो मुश्किल है, तो हमें कैसे याद रखना है कि 1917, ठीक है, 1917 में जो है हैंडबॉल के नियम बने थे। ठीक है सर, बने थे। अब यहां पर क्या आता है, 1917 की अगर बात करूं तो सर आप तो बहुत पूर्व की बात करो, यानी कि काल की बात कर रहे हो, और इन काल साहब ने क्या बनाया था, इसके नियम बनाए थे। आप तो क्या कर रहे हो, पूर्व काल की बात कर रहे हो, यानी कि इन काल साहब ने क्या बनाए थे, नियम बनाए थे। तो क्या बना, कार्ल शैलेंज ने आधुनिक नियम बनाए, इसलिए उन्होंने आधुनिक हैंडबॉल का क्या कहते हैं, पिता कहते हैं। और 1906 में क्या था, होल्गर नीलसन जो है इन्होंने पहले नियम बनाए थे। पर हमें याद करना है आधुनिक नियम के बारे में, 1917 काल में बनाए थे, पूर्व काल में तो नाम क्या था, कार्ल चैलेंज। और इसी तरह से याद रखना है कि इन्हें हैंडबॉल का क्या कहते थे, पिता कहते हैं, आधुनिक हैंडबॉल का पिता कहा जाता है। ठीक है, फिर 1919 में उन्होंने क्या किया कि कार्ल चैलेंज ने नियमों में सुधार भी किए, बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये हमारे है कार्ल चैलेंज साहब, आपको यहाँ पर फोटो दिख रही होगी कि कार्ल चैलेंज जो है वो कौन है। तो कार्ल चैलेंज क्या करते हैं, काल पूर्व काल की बात करें, 1917 की नियम बनाए थे, इसलिए उन्होंने आधुनिक हैंडबॉल का जो है पिता कहा जाता है। फिर अगर बात करूं 29 अक्टूबर 1917 जर्मनी में पहला आधिकारिक मैच खेला गया, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको तो काल का याद रखना है कि सर हैंडबॉल के नियम पूर्व काल में बनाए गए थे, 1917 के अंदर बनाए गए थे। तो इनके पिता का नाम भी कौन क्या था, कार्ल चैलेंज था। उससे पहले हमने बात किया था कि यूरेनिया जो है हैंडबॉल जैसा खेल था, जिसका जिक्र जो है वो ओडिसी में किया गया है। ओडिसी एक किताब या एक ग्रंथ है जो किसने लिखी थी, कवि होमर ने लिखी थी, जो एक अंधे कवि थे। उससे पहले हमने देखा था कि डेनमार्क में जो है इसे हैंडबोल्ड कहते हैं, ड से शुरू हुआ तो ड पे खत्म हुआ। उससे पहले उसके बाद हमने देखा कि चेक रिपब्लिक में क्या कर दिया हमने, चेक है कर दिया, यानी कि हेजेना कहते हैं। और फिर हमने देखा स्लोवाकिया में इसे हजाना कहते हैं, और लास्ट जर्मनी में तो इसे क्या कहते हैं, टोरबॉल कहते हैं। ठीक है भाई, इतनी चीज याद होगी। आगे चलते हैं। अब आधुनिक हैंडबॉल की बात होती है तो हमने देखा था कि इसकी शुरुआत जो है 19वीं सदी के अंत में हुई। असली प्रेरणा जो है डेनमार्क, जर्मनी और स्वीडन से मिली। जर्मनी में जो है रेफ बॉल कहते थे, तो एक पहले हमने देखा टोर बॉल, अब आ गया क्या, रेफ बॉल। और कॉनिक्स बर्गर बॉल भी खेलों में जो है हैंडबॉल विकसित हुआ है। ठीक है, इतना चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं। 1910 में स्वीडन के जी वॉलस्ट्रॉम ने हैंडबॉल को लोकप्रिय बनाया। तो हैंडबॉल को जो है लोकप्रिय कैसे बनाया, अब जी वॉलस्ट्रॉम कैसे याद रखना है कि सामने सर एक वॉल थी, वॉल को मैं हाथ से इस तरीके से क्या करता था, खेलता रहता था, तो क्या बन गया नाम, वॉल स्ट्रॉम। तो इन्होंने क्या किया, इसको लोकप्रिय बनाया, यानी कि इसको प्रचलित किया। ठीक है, उसके बाद देखो अगर मैं तो 1906 नीलसन जो हलगर नीलसन ये हमने पढ़ा था, आधुनिक नियम इन्होंने जारी किए, फिर नियमों में सुधार किया, आधुनिक हैंडबॉल का जनक कहा जाता है। फिर अगर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मैच, प्रथम पुरुष मैच 1925 में हुआ था, 1930 में हुआ था, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि सभी खेले के जो है वो पहले पहले मैच है, बट फिर भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो मैंने आपको बता दिया कि 1925 में जो है जर्मनी बनाम बेल्जियम में पहला मैच हुआ था हैंडबॉल का, और महिलाओं में जो है जर्मनी बनाम ऑस्ट्रिया का जो है वो पहला मैच हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं हम।
अब बारी आती है क्या, भारत में हैंडबॉल। तो अभी हमने देखा था जो हैंडबॉल के आधुनिक जनक थे वो तो क्या थे, काल नाम था उनका, काल नाम था, काल शैलेंज नाम था, क्योंकि उन्होंने 1917 में जो है नियम प्रकाशित किए थे हैंडबॉल के। ठीक है, अब भारत में जो जनक है वो किसे कहते हैं, जगत सिंह लोहान को कहते हैं। तो इन्होंने हैंडबॉल में अपना क्या बनवाया है, लोहा बनवाया है। हैंडबॉल में क्या बनवाया है, लोहा बनवाया है, कि मेरे हाथ में इतनी पावर है कि एक में क्या कर देंगे, सीधा गोल कर देंगे। तो इन्होंने हैंडबॉल में जो है अपने हाथ का क्या बनाया है, लोहा बनाया है, इसलिए इनका नाम क्या है, जगत सिंह, यानी कि पूरे जगत में क्या बनवाया है, लोहा बनवाया है। तो जगत सिंह लोहान जो है वो हैंडबॉल में भारत के जनक कहा जाता है। ठीक है, शुरुआत 1970 के दशक में हरियाणा पंजाब सर्विसेज। तो यानी कि ये देखो, ये कहां पर जनक कहां है, कहां के हैं, रोहतक के हैं। तो ये खेले भी कहां से, हरियाणा पंजाब सर्विसेज से जो है इसकी शुरुआत होती है, क्योंकि ये वहीं के थे, वहीं से इन्होंने क्या की, शुरुआत की। ठीक है, अब अगर उस टाइम की बात करूं तो सबसे मजबूत राज्यों में जो है हरियाणा, दिल्ली, पंजाब सर्विसेज, उत्तर प्रदेश, इस प्रकार से जो सबसे मजबूत राज्यों में, यानी कि जब 1970 के दशक में जब हैंडबॉल शुरुआत हुआ तो जगत में क्या लोहा बनवाया था, लोहा बनवाया था किसमें, जगत सिंह लोहान ने, जो कहाँ के थे, रोहतक हरियाणा के थे। तो सर्वप्रथम जब पूरे जगत में बनवाया है तो सर्वप्रथम जो है सबसे मजबूत राज्य भी उस वक्त कौन हुआ करता था, तो हरियाणा हुआ करता था। ठीक है, पहली नेशनल चैंपियनशिप भी कहां पर हुई, देखो हर चीज जो है रोहतक हरियाणा से संबंधित है, क्योंकि जगत सिंह लोहान का संबंध कहां से है, रोहतक हरियाणा से है। तो अब देखो आप, पहली नेशनल चैंपियनशिप भी कब हुई थी, 1972 रोहतक में हुई थी। ठीक है, अब अंतर्राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ, अगर अंतर्राष्ट्रीय की बात करूं तो एशियन गेम्स में आज तक हमारा क्या हूं, तो पुरुष में 8वां स्थान रहा है, महिलाओं में और 9वां स्थान रहा है 2018 में। अब दक्षिण एशियाई खेलों में कहूं तो कई गोल्ड मिले हैं दक्षिण एशियाई खेल में, या फिर अगर बात करूं ओलंपिक में तो अभी तक तो हमने क्वालिफाई नहीं किया है। अभी हमारा फोकस है कि 2016 एशियन गेम्स में मेडल लगे और 2032 ओलंपिक खेल में क्या करें, क्वालिफिकेशन करे। पर अगर हमारा हैंडबॉल का अगर मैं इतिहास बताऊं तो इतना कोई इतिहास नहीं रहा है। जब इतिहास नहीं रहा, ये पॉइंट सर आपने क्यों बताया है, ये पॉइंट मैंने इसलिए बताया है क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन जैसे प्रश्न पूछता है कि अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, तो जब इतिहास ही नहीं रहा है, जब हम ओलंपिक में क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, जब हमारा एशियन खेलों में 8वां 9वां स्थान रहा है वो भी हाईएस्ट, तो फिर किसे ही दिया जाएगा। तो वो चीज़ें बस हमें जो है भारत की तरफ से अगर एक नाम याद रखना है तो वो जगत सिंह लोहान का नाम याद रखना है। कहाँ से थे, रोहतक हरियाणा से थे। तो सभी जो चाहे बात करूं फेडरेशन की बात करूंगा तो भी वो मतलब वो भी हरियाणा में जो है स्टार्ट होगी। अगर मैं बात करूंगा कि शुरुआत कहाँ से हुई तो 1970 के रोहतक हरियाणा से जो शुरुआत हुई। अगर मैं बात करूं सबसे मजबूत हैंडबॉल खेल में अपने देश में जो राज्य माना जाता है तो वो भी कौन सा माना जाता है, हरियाणा माना जाता है। ठीक है, तो ये हमको बस इतना सा देखना था। ये लिखने का बस एक ही रीजन था कि आपको जो है इसके बारे में मेजर ध्यानचंद है, अर्जुन पुरस्कार है, द्रोणाचार्य पुरस्कार है, इसकी बातें आपको नहीं करनी, क्योंकि यहां से ये प्रश्न नहीं बनेंगे, क्योंकि जब हमारा इतिहास ही इतना अच्छा नहीं है तो फिर ये चीजें नहीं होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आती है बात अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय की और भारत में हैंडबॉल, यानी कि अब यहां पर फिर से है दो महत्वपूर्ण जो है निकाय, यानी कि फेडरेशन है, संगठन है, जो संचालित कर रही है पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और पूरे राष्ट्रीय स्तर पर। तो सबसे पहले बात आती है IHF, इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय हैंडबॉल फेडरेशन, इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन जो है IHF। अब इसकी स्थापना कब होती है, तो 1946 कोपेनहेगन डेनमार्क में जो है इसकी स्थापना होती थी। और हमने याद भी किया था, तो डेनमार्क में क्या कहते थे, हैंडबोल्ड कहते थे। तो वहीं से आपको याद रखना है, 1946 कोपेनहेगन डेनमार्क में जो है इसकी स्थापना होती थी। यानी कि हमको जब आज़ादी मिली थी उससे सिर्फ एक वर्ष पूर्व 1946 में क्या है कि कोपेनहेगन डेनमार्क में जो है इसकी स्थापना होती है। मुख्यालय इसका कहाँ है, तो बेसल स्विट्जरलैंड में है। अब हमने जो पहले मुख्यालय याद किए थे, तो एक हमने याद किया था कि सर जो टेनिस का था तो सर वो तो हमने LT से याद किया था, यानी कि लंदन में था, यूके में था। अब बाकी जो अधिकतम जो मुख्यालय है वो लूसाने स्विट्जरलैंड में है। पर ये कहाँ पर है, ये बेसल स्विट्जरलैंड में है। ये बात आपको याद रखना है, ये कहाँ पर है, ये बेसल स्विट्जरलैंड में है, ये लूसाने में नहीं है। आपको फिर प्रश्न में जब ये प्रश्न पूछा जाएगा कि IHF यानी कि इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ पर है, पहला ऑप्शन आपको मिलेगा लूसाने। पर लूसाने में नहीं है, कहां पर है, बेसल में है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले अध्यक्ष जो है एवरी झुंडे, जितना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्तमान अध्यक्ष जो है हसन मुस्ताफ मिस्र के हैं, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हमको जो याद करना था यहां से क्या याद करना है कि IHF इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन की स्थापना जो है 1946 के अंदर होती है और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो बेसल स्विट्जरलैंड में है। बट ये जो लाइनें हैं बस इतना सा आपको यहाँ से याद करना है। ठीक है, अगर भारत में हैंडबॉल की बात करूं तो हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया क्या है भाई, हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है ये इसकी राष्ट्रीय निकाय है।
ठीक है। स्थापना इसकी कब होती है? तो 10 अक्टूबर 1971। ये देखो फिर से क्या नाम आया है? रोहतक हरियाणा। मैंने क्या बोला था कि पूरे जगत में क्या लोहा मनवाया था हैंडबॉल के अंदर। तो ये देखो फिर कहाँ पर, कहाँ से थे वो? हरियाणा से थे। 1970 में हमने देखा था, और 1971 में क्या है कि इसकी स्थापना हो जाती है। तो यहीं से इसको याद रखना है, क्या? 10 अक्टूबर 1971, रोहतक हरियाणा। ठीक है। संस्थापक, ये देखो फिर से नाम आ गए। कौन संस्थापक? तो जगत में लोहा मनवाया, जगत सिंह कौन? लोहान। भारत में हैंडबॉल के क्या है? जनक भी इन्हें कहा जाता है। पर इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? तो वो इंदौर मध्य प्रदेश में है। वो इंदौर मध्य प्रदेश में है। जबकि जब इसकी स्थापना हुई थी तो रोहतक हरियाणा में हुई थी। पर अगर वर्तमान में इसका मुख्यालय की बात करें तो कहाँ पर है? वो इंदौर मध्य प्रदेश में है। ठीक है। पहली राष्ट्रीय चैंपियनशिप 1972। अब देखो पहली राष्ट्रीय चैंपियनशिप भी कहाँ हो रही है? 1972 रोहतक हरियाणा में हो रही है। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो दिग्विजय सिंह चौटाला जो है इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। तो ये भी इतना भी हमें याद नहीं करना है, हमें बस क्या याद रखना था सर? हमें तो याद हो चुका है कि 1972 में जो है हमारा HFI यानी कि हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना होती है। कौन होते हैं संस्थापक? तो जिन्होंने जगत में लोहा मनवाया, जगत सिंह लोहान जो है इनके संस्थापक होते हैं। कहाँ पर स्थापना होती है? तो हमारी इनकी स्थापना होती है रोहतक हरियाणा के अंदर। और पर अभी इसका वर्तमान में मुख्यालय कहाँ है? तो वो कहाँ है? इंदौर मध्य प्रदेश में इसका जो है मुख्यालय है। ये बात हमको यहाँ से याद करनी थी। 10 अक्टूबर 1971, बस 1971 जो है वो आप याद कर लीजिए, 10 अक्टूबर। ठीक है। तो अभी तक हमने दो निकाय पढ़ी है। एक अंतर्राष्ट्रीय की बात आई थी, तो IHF था, इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन। उसकी स्थापना कब होती है? तो 1946 के अंदर होती थी। हमने देखा था कहां पर हुई थी? तो बेसल स्विट्जरलैंड में हुई थी, लुसाने में नहीं हुई थी। जिस पॉइंट पर मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं उस पर ध्यान से सुनिए, यहां से प्रश्न हु बहू बनेंगे, मैं आपको बता रहा हूं। और ये आपको याद हो गया है, जगत सिंह लोहान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पहले हमने एक नाम याद किया था, कार्ल चैलेंज। याद किया था भाई? पूरे विश्व में पूर्व में काल में यानी कि 1917 के काल में था, तो क्या नाम पड़ गया था? कार्ल चैलेंज। जो तो वो तो विश्व की बात कर रहे थे। जब भारत की आया तो जगत सिंह लोहान का नाम आया, रोहतक हरियाणा के थे। तो इसी प्रकार जो है 1972 में जब पहला कंपटीशन होता है यानी कि राष्ट्रीय चैंपियनशिप होती है, वो भी वहां पर होती है। और 1971 में क्या हो गई थी? हमारी हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हो गई थी। ठीक है। आगे चलते हैं। ओलंपिक में हैंडबॉल। अब ओलंपिक में हैंडबॉल, इस पेज को पढ़ने के बाद हम सभी सभी चीज़ें जो है एक बार वापस से रिवाइज करेंगे, क्या क्या हमने पढ़ा है। ठीक है। तो ओलंपिक में हैंडबॉल जो है वो पहली बार 1936 में जो है वो शामिल होते हैं बर्लिन ओलंपिक के अंदर। तो देखो पहली बार शामिल पुरुष मैदान हैंडबॉल, और उस वक्त मैंने आपको बताया था कि पूर्व में कितने 11 खिलाड़ी इस खेल को खेला करते थे। तो जब 1936 में जब शामिल हुआ था बर्लिन ओलंपिक के अंदर, जब हमें याद है कि हिटलर ने मेजर ध्यानचंद जी को क्या कहा था, आप सबको पता है। तो वो सब चीज़ है कि पहली बार जो है शामिल कब हुआ था? तो बर्लिन ओलंपिक के अंदर हुआ था 1936। ठीक है। उसके बाद इसे हटा दिया गया था। फिर 1952 में जो है वापस क्या हुआ? प्रदर्शन खेल के नाम पर जो है प्रदर्शन खेल दिखाया था पुरुषों ने। तो 1952 के जो ओलंपिक हुए थे वहां पर एक प्रदर्शन खेल के रूप में था। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? 1972 जो है इंडोर हैंडबॉल जो है वो दोबारा शुरू किया गया था पुरुषों में। ठीक है। और 1976 में क्या था? महिला हैंडबॉल को जोड़ा गया था। कैसे याद करना है सर? आप तो इतनी सी बात बताओ। 1936, 36 दूनी 72, बस इतनी सी बात थी कि 1936 में पहली बार, 1972 में दोबारा, 1972 में दोबारा। ठीक है। 36 72 बीच में आया था क्या? 52, वहां पर एक प्रदर्शन खेल के था। और 72 के बाद अगला ओलंपिक आता है 76 मॉन्ट्रियल में, और वहां पर क्या था? महिलाओं खेल को भी हैंडबॉल शामिल कर दिया गया था। बस इतनी आसान सी चीजें थी। देखो ठीक है। फिर उसके बाद अगर विश्व और एशियन खेलों की बात करूं तो 1938 पहली पुरुष विश्व चैंपियनशिप जर्मनी में खेली गई थी। 1957 पहली महिला विश्व चैंपियनशिप खेली गई थी यूगोस्लाविया में। और 1982 एशियन खेलों में पहली बार जो है हुआ था। तो अगर मैं यहां से आप याद करूं तो एक 1982 हमें याद हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है 1982 का जो एशियन खेल है वो भारत के अंदर होता है। और जब भारत के जनक यहाँ पर बैठे हैं तो कैसे इस खेल को शुरू नहीं किया जाए। हमने देखा था जगत सिंह लोहान, तो 1982 में हमें याद हो चुका है कि एशियाई खेलों में जो है हैंडबॉल को शुरू किया गया था। उसके बाद ओलंपिक की बात करूं तो 36 दूना 72 हमने देखा था। जिस प्रकार से हम इसमें डबल कर रहे हैं वैसे ही हम मेजरमेंट में भी डबल करेंगे। अभी बता देता हूं, जब मेजरमेंट पढ़ेंगे तो उसमें भी जब इसका कोर्ट का इसके ग्राउंड का जो मापन होगा उसमें भी क्या कर देंगे? 20 दूनी 40 कर देंगे। वैसे के वैसे इसमें क्या कर रहे हैं? 36 दूनी 72 कर देंगे। यानी कि 36 में पहली बार शामिल किया गया, 72 में दूसरी बार दोबारा शामिल किया गया। 52 में जो है सर क्या किया था कि इसे प्रदर्शन खेल के रूप में चालू किया गया था, मतलब प्रदर्शन करके दिखाया था। और 76 में यानी कि 72 के जस्ट अगले 4 साल बाद यानी कि अगले ओलंपिक में जो है 76 के अंदर महिला हैंडबॉल को जो है ओलंपिक में शामिल किया गया था। तो इतनी चीज़ें हमें अभी पड़ी है, इसको हम एक बार वापस क्या कर लेते हैं? रिवाइज कर लेते हैं। सर आपने अभी तक क्या क्या बताया है उसको थोड़ा सर हमें बता दो वापस। तो देखो इसको हम सबसे पहले चलते हैं वापस आधुनिक हैंडबॉल की तरफ। और आधुनिक हैंडबॉल में
या सबसे पहले हैंडबॉल में चलते हैं तो वर्तमान में जो है 7-7 खिलाड़ी खेलते थे। पूर्व में कितने होते थे? सर 11 खिलाड़ी यहाँ पर खेलते थे, ये देख लीजिए आप। फिर उससे पहले हमने सिर्फ एक यूनान के अंदर एक यूरेनिया था, यूरेनिया नामक खेल था, वो हैंडबॉल जैसा खेलता था। और उसकी जो उसकी बात यह है, उसकी जो इस यूरेनिया खेल का जो जिक्र है वो ओडिसी नामक ग्रंथ में लिखा गया है, या ओडिसी नामक किताब में लिखा गया है, जिस किताब को जो लिखा था किसने? कवि होमर ने लिखा था, जो कि एक ब्लाइंड पोएट थे, यानी कि एक अंधे कवि थे। ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि हैंडबॉल को जो है डेनमार्क में क्या बोला जाता था? तो डेनमार्क में इसे हैंडबॉल नाम से जाना जाता था। ठीक है। उसके बाद हमने देखा चेक रिपब्लिक, यानी कि चेक है तो हेजेना कर देते हैं, स्लोवाकिया में हजाना कर देते हैं, और ला जर्मनी में तो टोरबॉल नाम, ये तो अलग ही था। ठीक है। फिर हमने याद किया था कि 1917 में जो है कार्ल शेलेन ने जो है इसके नियम बनाए थे। इस प्रकार जो है इन्हें आधुनिक हैंडबॉल का जो है जनक, या हैंडबॉल का जनक जिन्हें कहा जाता था, आधुनिक हैंडबॉल का जनक या हैंडबॉल का पिता जो है कार्ल कार्ल चैलेंज को कहा जाता था। कार्ल चैलेंज को, यानी कि 1917 में उन्होंने क्या बनाए थे? नियम बनाए थे। हमको यहाँ से इतना याद करना था। फिर हम आगे चले थे आधुनिक हैंडबॉल की तरफ, और 19वीं शताब्दी में इसकी स्टार्ट होते हैं। और उसके बाद हमने धीरे धीरे करके देखा था यही कार्ल चैलेंज के नाम थे। यहाँ से इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये ध्यान रख लेना कि जर्मनी में एक तो टोर बॉल था और एक क्या था? रेफ बॉल था। ठीक है। फिर अगर भारत में हैंडबॉल में देखें तो हमने देखा था कि इसके जनक कौन है, जिन्होंने पूरे जगत में लोहा बनवाया था, यानी कि जगत सिंह लोहान इसके जनक थे। कहाँ से थे? तो रोहतक हरियाणा से थे। तो सारी चीज़ें जो है रोहतक हरियाणा से ही होगी, यानी कि 1970 के दशक में जो है इसकी भारत में हैंडबॉल की शुरुआत होती है। 1971 में हम आगे जाके देखेंगे कि इसकी क्या होती है, कि इस संस्था बन जाती है, यानी कि फेडरेशन जो है वो बन जाती है। सबसे मजबूत राज्य, क्योंकि ये वहाँ के थे, तो सबसे मजबूत राज्य भी कौन सा था? हरियाणा था उस वक्त। और फिर हमने देखा था कि अंतर्राष्ट्रीय में सर्वश्रेष्ठ में इतना हैंडबॉल में ना तो हमें कोई जो है पदक मिला है, ना कुछ मिला है। सिर्फ एक साउथ एशियन, यानी कि दक्षिण एशियाई खेलों में जो है, साउथ एशियन गेम्स के अंदर जो है हमें कई बार गोल्ड मिला है, बाकी हमें नहीं मिला है। ठीक है। फिर हमने देखा अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय में, यानी कि इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन के अंदर, IHF, तो इसकी स्थापना जो है 1946 के अंदर होती है, 1946 के अंदर। और कहाँ पर? कोपनहेगन डेनमार्क में जो है इसकी स्थापना होती है, जबकि इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है? तो बेसल स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। ठीक है। फिर हमने बात की थी हॉकी फेडरेशन ऑफ इंडिया, कहाँ पर हुई थी? तो 10 अक्टूबर 1971 में जो है इसकी स्थापना होती थी। किसने की थी? तो वही जगत में जिन्होंने लोहा बनवाया था, जगत सिंह लोहान ने, रोहतक हरियाणा के ये थे। और अब इसका जो वर्तमान में मुख्यालय है वो क्या है? इंदौर मध्य प्रदेश। एक जो पॉइंट है वो ये भी आ जाता है कि हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, अगर मैं बात करूं तो जो हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया है उसी को परिवर्तित करके क्या कर दिया गया? हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि पहले HAI था, अब क्या कर दिया है? HFI कर दिया। तो देखोगे आप कि हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है इसकी स्थापना भी देखो सेम 1971 रोहतक, ये भी देखो 1971 क्या है? रोहतक है। ठीक है। मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय पहले कहते हैं कि भाई हैदराबाद लखनऊ में था, पर 2023 में जो है HI को भारत का आधिकारिक शासी निकाय में मान लिया गया। तो ये चीज़ थी कि हमें जो है, हमें यहाँ से जो याद करना है, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, आप इसको जो है बिल्कुल याद ना करें। अगर इसको बस आप HFI, दो ही निकाय जो है हमें याद करना है। एक हमें याद करना है क्या? एक IHF और एक करना है HFI। IHF इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन, कब? 1946, कोपनहेगन डेनमार्क, पर वर्तमान में मुख्यालय कहाँ है? तो आप बोलोगे बेसल स्विट्जरलैंड में है। ठीक है। फिर हमने किया क्या? हमने याद किया HFI हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब होती है? 1971 के अंदर होती है। किसके द्वारा होती है? तो हमने देख लिया कि हमारे जो भारत में जो जनक है उनके द्वारा इसकी स्थापना होती है, यानी कि जगत सिंह लोहान के द्वारा। और कहाँ पर होती है? तो रोहतक हरियाणा में होती है, पर वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इंदौर मध्य प्रदेश में है। ठीक है। अब हम देखते हैं ओलंपिक में, जब हमने हैंडबॉल देखा तो 36 दूना 72 देखा था। 36 में पहली बार, 72 में वापस, और 20 में 52 में जो है प्रदर्शन खेल के रूप में, और 76 में 72 के जस्ट अगला ओलंपिक में महिलाओं में शामिल कर दिया गया। और एशियाई खेलों में तो सर जब भारत में हुए थे 1982 के अंदर, जब इसको शामिल कर दिया गया था। ठीक है। अब हम चलते हैं माप की तरफ। तो क्या इतनी चीजें क्लियर है भाई? किसी को कोई डाउट? याद हो गया सभी को? हाँ भाई, एक बार फटाफट कमेंट बॉक्स में बता दो। हाँ भाई, इतनी चीजें सभी को क्लियर है? ठीक है, चले आगे मापन की तरफ। अब मापन तो क्या है, बहुत आसान से है। मापन तो बहुत आसान से है, मैंने पहले भी बोला था 1 से 10 तक बस आपको गिनती आनी चाहिए, और मापन चुटकियों में याद करा दूंगा। ठीक है। सबसे पहले हम चलते हैं, इसको एक बार पढ़ लेते हैं, फिर मैं जो है आपको बताऊंगा कि कैसे इसको याद करना है। ठीक है। कोट मैंने बताया था आपको 40 × 20, यानी कि 20 दूनी 40, हमने 20 दूनी 40, या 36 × 2 क्या? 72। ठीक है। बोनीचरण कह रहे हैं सर हैदराबाद लखनऊ वाला, ये आपको याद नहीं करना है,
ये आपको याद नहीं करना है। HAI ये हटी गई, ये बंद हो चुकी है, इसको याद नहीं करना है आपको, बस ये याद रखना है HFI। अगर पूछा जाए HAI तो बस यही था 1971, आपको याद रखना है, बाकी कुछ नहीं पूछा जाएगा यहाँ से। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। तो 20/40 का जो है कोट होता है, यानी कि 40 × 20 आप मान सकते हो, पर हमको याद करना है 20 दूनी 40। जिस प्रकार से हमने 36 दूना 72 याद किया था, वैसे 20 दूनी क्या करते हैं 40 याद करते हैं, यानी कि 40 तो क्या होगी लंबाई और 20 क्या होगी इसकी चौड़ाई। ठीक है, गोल क्षेत्र जो डी जोन है वो कितने मीटर पर है, वो 6 मीटर पर है। ठीक है, फ्री थ्रो लाइन कहाँ पर है, तो 9 मीटर पर है और 15 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। पेनल्टी लाइन जो है वो 7 मीटर पर है, 1 मीटर क्या होती है लंबाई इसकी होती है। गोलकीपर रेस्ट्रिक्शन लाइन जो है वो 4 मीटर पर है। मार्किंग लाइन की मोटाई 5 सेंटीमीटर, गोल लाइन की मोटाई 8 सेंटीमीटर। सब्स्टिट्यूशन जोन जो है वो 9 मीटर का होता है। गोल पोस्ट जो है वो ऊंचाई में 2 मीटर, चौड़ाई में क्या होता है 3 मीटर होता है। ठीक है, सेफ्टी जोन साइड लाइन 1 मीटर बाहर और गोल लाइन के पीछे जो है 2 मीटर होती है। अब यहाँ से तो सर हमें कुछ भी याद नहीं हुआ है, बस आपने पढ़ लिया। ठीक है, मैं भी मानता हूँ मैंने पढ़ लिया और आपको कुछ याद नहीं हुआ है, पर अब हम याद करते हैं। ठीक है, अब याद करते हैं, देखो कैसे याद करना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि आपने क्या किया है, इसको एक बार समझो, फिर मैं इसको आपको बना के बताऊंगा कैसे इसको याद करना है। हमने क्या किया, हमने याद किया था सर 20 दूनी 40, 20 दूनी 40 याद किया था। ठीक है, पर अगर इसकी लंबाई और चौड़ाई पूछे तो मैंने आपको क्या बोला था, पहले हमेशा क्या करते हैं इसकी लंबाई लिखते हैं और फिर इसकी ब्रेड लिखते हैं, यानी कि चौड़ाई लिखते हैं, कितनी लिखते हैं 20 मीटर। तो ये इसकी लंबाई थी, कितनी होती है 40 मीटर होती है। देखो ये आपको दिख रहा है क्या होती है 40 मीटर होती है। ठीक है, चौड़ाई आपको दिख रही है कितनी होती है 20 मीटर होती है। ठीक है, 40 20 तो याद है, 36 दूनी 72 याद है और 20 दूनी 40 याद है। ठीक है भाई, ठीक है चलो अब ठीक है, अब क्या करेंगे, बीच में एक सेंटर लाइन कर देंगे। सर आपने इसका पूरा 40 मीटर बनाया है तो सेंटर लाइन कहाँ आएगी, 20 मीटर पे सेंटर लाइन आएगी, तो 20 मीटर पे मैंने क्या कर दिया, एक सेंटर लाइन खींच दी। ठीक है, जैसे ही सेंटर लाइन खींची तो यहां पर मैंने क्या किया कि इधर जो है 4.5 मीटर का क्या सब्स्टिट्यूशन एरिया रखा, और इधर भी मैंने क्या किया सारे सब्स्टिट्यूशन एरिया रखा 4.5 मीटर का। सर ये क्या है, सब्स्टिट्यूशन एरिया वो होता है जहां से हमारे जो रोलिंग सब्स्टिट्यूट्स होते हैं वो अंदर आते हैं। जैसे अगर हैंडबॉल की बात करूं तो 7 खिलाड़ी तो हमने देखा था कि 7 खिलाड़ी खेलते हैं, पर 7 खिलाड़ी जो है वो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, यानी कि एक खिलाड़ी जो है थक जाता है या किसी को चेंज करना होता है, इंजर्ड हो जाता है, कुछ भी होता है, तो वो इस 4.5 मीटर के यहाँ से क्या अंदर आ सकता है, बाकी कहीं से भी वो अंदर नहीं आ सकता। सिर्फ इस 4.5 मीटर से ही क्या आएगा, वो अंदर आएगा। ठीक है, और यहाँ से भी, यहाँ पे भी क्या है 4.5 मीटर है, तो यहाँ पे भी क्या 4.5 मीटर से क्या आएगा, वो अंदर आएगा। यानी कि जब ये वाली टीम का यहाँ से अंदर आएगा, ये वाली टीम का यहाँ से अंदर आएगा 4.5 मीटर, सेंट्रल लाइन से हम 4.5 इधर लेंगे, 4.5 इधर लेंगे, तो कुल मिलाकर ये कितना हो जाता है, कुल मिलाकर अगर इन दोनों को प्लस करूंगा तो कितना हो जाएगा 9 मीटर हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है सर। 40 किया, 20 किया, 4.5 कर लिया, कुल कितना हो गया 9 मीटर हो गया। ठीक है, अब क्या होता है, अब हमारा ये गोल दिख रहा है आपको, गोल दिख रहा है भाई, ये गोल की जो चौड़ाई होती है वो होती है 3 मीटर और इसकी जो हाइट होती है वो कितनी होती है 2 मीटर। ठीक है, तो ये देखो आप यहाँ पर, अब देखो कि ये रहा हमारा गोल की ऊंचाई जो है वो 2 मीटर होती है और चौड़ाई जो है वो कितनी होती है 3 मीटर होती है। ऊंचाई 2 मीटर है और ये चौड़ाई हमने लिख रखा है कितनी 3 मीटर, और ऊंचाई कितनी होती है 2 मीटर, यानी कि 2 और 3 हमने याद किया सबसे पहले। तो 2 मीटर तो क्या है सर, 2 मीटर तो क्या है इसकी ऊंचाई है। ठीक है, 3 मीटर क्या है इसकी सर चौड़ाई है। ठीक है, ये जो गोल पोस्ट की बात कर रहा हूँ, ये देखो मैं आपको गोल पोस्ट बना लेता हूँ, ये क्या है, ये सर 2 मीटर है, ये क्या है, ये सर 3 मीटर है, ये क्या है इसकी चौड़ाई है। ठीक है, इतनी चीज़ हमने याद की। ठीक है, तो 2 3 हमने याद कर लिया है। मैंने आपको बताया था कि हमें गिनती याद करनी है, 2 और 3 आ गया है कि 2 मीटर तो सर क्या है इसकी ऊंचाई है और 3 मीटर क्या है इसकी चौड़ाई है। ये किसकी बात हुई, ये गोल पोस्ट की बात हुई है। ठीक है, 2 3 आ गया। अब सर 4 क्या होता है, तो देखो अब 4 का लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ 4। गोलकीपर रेस्ट्रिक्शन लाइन कितनी होती है, 4 मीटर पर होती है। ठीक है, अब इस पिक्चर के अंदर देखो, ये देखो यहां से आपको दिख रहा है ये 4 मीटर, ये क्या है, ये गोलकीपर रेस्ट्रिक्शन लाइन है। क्या है भाई, गोलकीपर रेस्ट्रिक्शन लाइन है, यानी कि गोलकीपर जो इसके आगे नहीं जा सकता। तो गोलकीपर रेस्ट्रिक्शन लाइन में यहां पर लिख देता हूं कितने मीटर पर है, 4 मीटर पर है। ठीक है, तो अभी तक कितना याद किया, अभी तक सर 40 20 याद किया था, 20 दूनी 40 याद किया था, 2 3 याद किया था, 2 मीटर ऊंचाई, 3 मीटर क्या चौड़ाई, और 4 मीटर पे क्या है गोलकीपर रिस्ट्रिक्शन लाइन हमने लगा दी है। ठीक है भाई, चलो अब क्या हुआ सर, आगे क्या हुआ, आगे देखो यहां पर इसमें क्या लिखा है, गोल क्षेत्र यानी कि जो डी जोन है वो कितना है, वो 6 मीटर है। गोल क्षेत्र यानी कि जो डी जोन है वो कितना है, 6 मीटर है। ठीक है, ये देखो ये आपको जो दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है गोल क्षेत्र, ये कितना है, ये 6 मीटर का है। ठीक है भाई,
तो अभी तक क्या हुआ, 2 3 4 हुआ और 6 हुआ है। ठीक है, 2 3 4 हुआ, 6 हुआ, अभी सब आएंगे, 5 भी आएगा, सारी चीज आएगी। पर जो जो बता रहा हूँ बस वो याद करना है कि 2 मीटर तो सर आपने क्या बताई, ऊंचाई बताई, 3 मीटर आपने क्या बताई, चौड़ाई बताई। ये किसकी बात हुई, गोल पोस्ट की बात हुई। 4 मीटर पे क्या है, हमने कर दिया गोलकीपर का रेस्ट्रिक्शन। पहले गोल पोस्ट की बात हुई तो सब उसके बाद क्या बात आई, बारी आएगी किसकी, गोलकीपर की आएगी। तो गोलकीपर रेस्ट्रिक्शन लाइन कितने पे होती है, 4 मीटर पर होती है। उसके बाद जो ये डी बनता है ये कितने पे बनता है, ये 6 मीटर पे बनता है। ठीक है, बस इतनी सी चीज हमने याद की है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्या है, अब 7 मीटर पर क्या आता है, 7 मीटर पर देखो क्या आएगा, पेनल्टी लाइन जो है वो 7 मीटर पर आती है। पेनल्टी लाइन किस पे, कितने मीटर पे आई, 7 मीटर पे। तो ये देखो आपको, ये 7 मीटर पे क्या कर दी मैंने, पेनल्टी लाइन कर दी। ठीक है सर, ये भी हमने कर दिया। वापस देखो, 2 मीटर ऊंचाई, 3 मीटर चौड़ाई, 4 मीटर क्या, गोलकीपर रेस्ट्रिक्शन एरिया। जब गोल पोस्ट की बात होगी तो किसकी बात होगी, उसके बाद किसकी बात होगी, तो गोलकीपर की बात होगी। गोलकीपर का रेस्ट्रिक्शन एरिया क्या है, 4 मीटर का है सर। उसके बाद 6 मीटर पे हम क्या खींच देंगे, डी खींच देंगे। और फिर 7 मीटर पर हम क्या खींच देंगे, तो 7 मीटर पर हम यहां से पेनल्टी लाइन खींच देंगे। ये रही आपकी पेनल्टी लाइन। ठीक है, चलो इतनी चीज याद हो गई। और एक फ्री थ्रो लाइन है, वो कितने पे है, वो 9 मीटर पर होती है। फ्री थ्रो लाइन कितने पे होती है, तो 9 मीटर पर होती है। ये रही हमारी क्या, फ्री थ्रो लाइन। ये देखो, ये आपको डॉट 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 लिख रही है, ये क्या लिखी हुई है, फ्री थ्रो लाइन। ठीक है, तो 2 3 4 6 7 और 9 सर, बीच में क्या बचा, 5 और 8 बचा, उसको भी हम देखते हैं। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। ठीक है, अब देखो यहाँ से चीज क्लियर होगी। ये देखो, ये 3 मीटर जो है इसकी चौड़ाई होती है, 2 मीटर इसकी क्या होती है, लंबाई, 2 मीटर ये देखो ये इसकी क्या होती है, ऊंचाई होती है, 3 मीटर जो है इसकी क्या होती है, चौड़ाई होती है। ये हमारा गोल पोस्ट बना हुआ है। ठीक है, बाकी कोई चीजें इसमें नहीं देखनी है, बस जितना बता रहा हूँ तो आपको देखना है। ठीक है, और ये जो खंबे लगे हुए होते हैं इनका क्या होता है, इनकी चौड़ाई कितनी होती है, 8 सेंटीमीटर होती है। जो खंबे लगे हुए हैं इनकी चौड़ाई कितनी होती है, 8 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, और अगर आप फोटो में देखोगे, ये देखो और आपको क्लियर दिखेगा। 2 मीटर क्या है, 2 मीटर सर ऊंचाई है, 3 मीटर क्या है, चौड़ाई है। ठीक है, फिर 4 मीटर पे ये लिखा हुआ है गोलकीपर रेस्ट्रिक्शन एरिया, 6 मीटर पे क्या खींचा हुआ है, डी खींचा हुआ है, 7 मीटर पे क्या है, 7 मीटर पे सर पेनल्टी लाइन है। ठीक है, और 9 मीटर पे क्या है, फ्री थ्रो है। 9 मीटर पे क्या है, फ्री थ्रो एरिया है। ये देखो आप, 9 मीटर पे क्या था, हमारा फ्री थ्रो एरिया था। फ्री थ्रो लाइन जो है वो किस पे है, 9 मीटर पर है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, अब इसको मैं आपको याद करवाता हूं। अब याद कैसे करेंगे, अब मैं आपके सामने जितनी चीजें मैंने पढ़ी है वो सब चीजें मैं आपको बनाता हूं। सर सबसे पहले हमने क्या किया था, सर सबसे पहले हमने स्केल लेते हैं, और ये स्केल से हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर खींच देते हैं एक लाइन। ये हमारी कितनी है सर, ये हमारी होगी 40 मीटर, होगी भी 40 मीटर। ठीक है, 40 मीटर की हमने लाइन खींच दी, 40 मीटर की हम नीचे भी लाइन खींच देते हैं, भी खींच देते हैं 40 मीटर की लाइन। ठीक है, ये मिला दिया मैंने, ये मिला दिया। ये मेरा कितना हो गया सर, ये तो आपने बताया था 20 दूनी 40, यानी कि 40 मीटर तो इसकी लंबाई थी, और 20 मीटर सर क्या थी, इसकी चौड़ाई थी। ठीक है, इतना चीज़ आपको क्लियर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या बनाता हूँ, यहाँ पर मैं गोल पोस्ट बनाता हूँ। ये मैंने बना दिया गोल पोस्ट। ठीक है, तो सर इधर भी गोल पोस्ट बनेगा, इधर भी गोल पोस्ट बना देते हैं। ठीक है सर, अब इस गोल पोस्ट में क्या था सर, तो इस गोल पोस्ट को या तो अपन क्या करते हैं, या थोड़ा अलग बना देता कि आपको 4 मीटर जो है वो सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक साइड हम क्या करेंगे, इसको मैं सबसे पहले 20 मीटर पे दो हाफ में बांट देता हूँ। सर जैसे ही आपने जो है पूरा 40 मीटर है, 20 मिनट पर इसको 20 मीटर पे जो है इसकी सेंटर लाइन जो है आपने बांट दी। अब जैसे ही सर आपने सेंटर लाइन बांटी थी, तो हमने यहाँ पर देखा था 4.5 मीटर पर क्या था हमारा, यहाँ से सब्सटीट्यूशन एरिया था। तो मैंने यहाँ पर कर दिया कितना, 4.5, और ये भी मैंने कर दिया कितना, 4.5। तो ये कुल मिलाकर कितना हो गया, 9 मीटर जो है हमारा सब्सटीट्यूशन एरिया होता है। ठीक है, तो मैं इसको क्या है, कुल मिलाकर यहाँ पर तो मैं कर देता हूँ क्या, 40 मीटर है ये मेरा पूरा। ठीक है, और ये वाली जो चीज़ है इसको मैं लिख देता हूँ, कितना मीटर है भाई, 9 मीटर है। ठीक है, ये मैंने लिख दिया क्या, 9 मीटर। ठीक है, अब सबको क्लियर दिख रहा है। ठीक है, अब सर यहाँ पर आप इसका मेजरमेंट कराओ। सबसे पहले जो है हमने बात की थी, गिनती चालू की थी, तो 2 और 3 से हमने गिनती चालू की थी। तो सर 2 मीटर तो क्या होती है, 2 मीटर तो सर इसकी ऊंचाई होती है, और 3 मीटर इसकी क्या होती है, ये इसकी चौड़ाई होती है गोल पोस्ट की। क्लियर है भाई, 2 और 3 मीटर क्या है, इसकी ऊंचाई होती है, और 3 मीटर क्या होती है, इसकी चौड़ाई होती है। ठीक है सर, उसके बाद क्या किया था, उसके बाद सर अगला नंबर आया था क्या, 4। और 4 मीटर पे क्या किया था, जब बात हुई है गोल पोस्ट की, तो उसके बाद बात होगी किसकी, गोलकीपर की। तो गोलकीपर का जो रेस्ट्रिक्शन एरिया था वो कितना था, 4 मीटर था। ठीक है सर, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से यहाँ पे जो है आपको वो लाइन बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैं कह देता हूँ, ये क्या है, मेरा 4 मीटर है। ये क्या है भाई, 4 मीटर है, और 4 मीटर को मैं कहता हूँ गोलकीपर रेस्ट्रिक्शन एरिया। गोलकीपर रेस्ट्रिक्शन एरिया।
ठीक है सर, ये भी इतना क्लियर हो गया। ठीक है, 4 के बाद क्या आता है? 4 के बाद हमने याद किया था क्या? 6 याद किया था। 6 पे क्या था सर? तो 6 पर मैंने आपको कहा था कि 6 पर हम क्या करते हैं, एक ऐसा डी बना देते हैं। ठीक है, ये मैंने क्या कर दिया, डी एरिया बना दिया। ये कितना था? ये 6 मीटर पे था। तो यहां से मैं यहां तक लिख देता हूँ, कितना है वही मेरा 6 मीटर है। ठीक है, उसके बाद क्या किया था सर? उसके बाद यहाँ पर एक 7 मीटर पर भी मैंने क्या बनाया था? 7 मीटर पर, 7 मीटर पर याद है पेनल्टी लाइन बनाई थी मैंने। तो ये क्या है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 7 मीटर। पेन चेंज कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ये मैंने क्या लिख दिया, 7 मीटर लिख दिया, और यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, पेनल्टी लाइन लिख दिया, पेनल्टी लाइन। ठीक है, ये 6 मीटर वाली क्या है, ये हमने बना दिया क्या, डी एरिया। ठीक है, 4, 6 और 7 हो गया है। उसके बाद सर क्या थी, एक डॉटेड लाइन हमने देखी थी। डॉटेड लाइन मैं इस तरीके से कर देता हूं, ये हमने क्या देखी थी, डॉटेड लाइन देखी थी। ये कितने पे थी? तो सर ये थी 9 मीटर पर। ठीक है, ये 9 मीटर पर हमारी क्या थी, इसे हम क्या कह रहे थे? तो 9 मीटर जो हमारी डॉटेड लाइन थी, उसे हमने क्या बोला था, फ्री, ये फ्री लाइन। ये देखो आप, 9 मीटर पे जो हमारी डॉटेड लाइन है, ये देखो आप, फ्री थ्रो लाइन इसे हम कह रहे थे। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या लिख देता हूं, ये मेरी क्या है, फ्री थ्रो लाइन है, फ्री थ्रो लाइन। ठीक है, तो अभी तक क्या हुआ, 2 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 20 दूनी 40 हो गया। और 9 की सर ये भी थी 9 मीटर। तो हमारा क्या था कि सब्स्टिट्यूशन एरिया भी कितना था, 9 मीटर था, यानी कि दोनों साइड क्या था, 4 4 मीटर था। सर अब बारी आती है किसकी, एक तो बारी आती है 8 की, और एक बारी आती है किसकी, 5 की। तो अब ये क्या क्या है? ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे, ये 5 है, ये देखो आपको दिख रहा है। तो एक तो आप देखोगे, गोल लाइन की जो मोटाई होती है वो कितनी होती है, 8 सेंटीमीटर होती है, जबकि मार्किंग लाइन की मोटाई कितनी होती है, 5 सेंटीमीटर होती है। तो ये दो लाइनों की हमें जो है मोटाई यहां से याद करनी है कि मोटाई कितनी कितनी होती है। तो गोल लाइन की मोटाई कितनी होती है, तो 8 सेंटीमीटर होती है, जबकि मार्किंग लाइन की मोटाई कितनी होती है, 5 सेंटीमीटर होती है। तो हम इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैंने लिखा, ये मार्किंग लाइन की मोटाई, मार्किंग लाइन मोटाई कितनी है? तो आप लगा दोगे कितना, 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 8 सेंटीमीटर, क्या लिखूंगा, गोल लाइन की मोटाई, गोल लाइन मोटाई। ठीक है, तो 5 और 8 भी हो गया। और एक क्या होता है कि देखो, ये जो आपको है ना, गोल लाइन की जब ये मोटाई है, ये कितनी है, ये 8 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार से ये जो हमारा गोल का जो होगा, पोल होगा, डंडा होगा, वो भी कितना होगा, वो भी 8 सेंटीमीटर होता है। वो भी कितना होगा, 8 सेंटीमीटर, क्योंकि ये हमारा पूरा ही कितना होता है, गोल लाइन का ये पूरा ही हमारा कितना होता है, 8 सेंटीमीटर का होता है। तो 8 सेंटीमीटर हमने क्या देखा है, ये जो गोल पोस्ट वाला है, गोल लाइन की मोटाई भी 8 सेंटीमीटर है, और इसके ऊपर जो डंडा होता है, यानी कि जो पोल होता है, वो भी कितना होता है, 8 सेंटीमीटर होता है। 5 सेंटीमीटर हमने क्या पढ़ा है, 5 सेंटीमीटर जो होता है वो मार्किंग लाइन की मोटाई होती है कितनी, 5 सेंटीमीटर। ठीक है सर, एक और क्या होता है कि एक हम पढ़ेंगे आगे जाकर कि 5 मिनिमम, हमने देखा था कुल जो है 7 7 खिलाड़ी खेलते हैं। तो एक 5 से हमें याद रखना है कि अगर 5 खिलाड़ी अगर आ जाते हैं मैदान में, तो हैंडबॉल के खेल को हम प्रारंभ कर सकते हैं। यानी कि होने तो 7 खिलाड़ी चाहिए, पर अगर 2 खिलाड़ी नहीं भी है, यानी कि कुल 5 खिलाड़ी है, तो हैंडबॉल खेल को जो है आरंभ किया जा सकता है। ठीक है, हैंडबॉल खेल को क्या कर सकते हैं, आरंभ कर सकते हैं। ठीक है, तो 8 सेंटीमीटर क्या है, गोल लाइन की मोटाई, 5 सेंटीमीटर क्या है, मार्किंग लाइन की मोटाई, और 5 खिलाड़ी से क्या कर सकते हैं, हम हैंडबॉल के खेल को आरंभ कर सकते हैं। तो ये चीज हमने अभी तक पढ़ी है। बताओ भाई फटाफट, क्या ये सबको याद हो चुकी है? जल्दी से एक बार बताओ, मैं हम एक बार वापस क्विक रिवीजन करेंगे इसका फटाफट, पर पहले आप बताओ, याद हुआ? 2 3 4 5 6 7 8 9, सभी आपको याद होना चाहिए क्या क्या था। ठीक है, तो हमने ये चीजें देख ली है। अब मैं क्या करता हूं, एक बार यहां पर सब मैं गिनती लिख देता हूं, 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब आपको बताना है क्या क्या था। ठीक है सर, सबसे पहले 2 मीटर गोल पोस्ट ऊंचाई, ये इस प्रकार से याद होना चाहिए। सर 3 मीटर क्या था, गोल पोस्ट चौड़ाई। ठीक है सर, उसके बाद सर 4 मीटर क्या था, गोलकीपर रेस्ट्रिक्टेड एरिया।
ठीक है। उसके बाद सर 5 मीटर पर पेन चेंज कर देते हैं, 5 मीटर। बताओ भाई 5 मीटर, तो 5 मीटर नहीं था सर, 5 सेंटीमीटर था। क्या थी? मार्किंग लाइन होती है, मार्किंग लाइन। और एक क्या था? एक 5 से हमने याद किया था, इसको भी हम साथ में लेते हैं कि क्या है? न्यूनतम, कम से कम, कम से कम 5 खिलाड़ियों से प्रारंभ, 5 खिलाड़ियों से खेल प्रारंभ। ठीक है सर। उसके बाद क्या क्या था? 6 क्या था? जल्दी बताओ भाई, 6 क्या था? कलर चेंज करते हैं। 6 हमारा था, आ, हमने देखा था डी एरिया, डी का जो क्षेत्र था वो कितना था? 6 था सर। उसके बाद ये क्या था? 7 मीटर। 7 मीटर पे हमने खींची थी क्या? पेनल्टी लाइन, पेनल्टी लाइन। उसके बाद सर 8 पे क्या था? 8, तो 8 सेंटीमीटर क्या था हमारी मोटाई, गोल पोस्ट व गोल लाइन की मोटाई। ठीक है सर, ये भी हमको क्लियर हो गया। सर 9 मीटर पर क्या था? 9 मीटर पे तो था हमारा कुल सब्स्टिट्यूट एरिया, कुल सब्स्टिट्यूशन एरिया। ठीक है। और एक 9 मीटर पे था हमारा फ्री थ्रो लाइन। ये क्या है? 9 मीटर है। ठीक है। ये क्या है? ये 8 सेंटीमीटर है। और बाकी सब भी क्या है? मीटर में है। ठीक है। तो इस प्रकार से अगर ये सब आपको याद हो चुका है तो हमारा, मैंने क्या बोला था, 1 से 9 तक, 1 से 10 तक गिनती याद करनी थी। सभी चीजें क्लियर हो गई है। 20 बाय 40 का हमारा क्या था? ग्राउंड था। या मैं इसे कह सकता हूँ 20 दूनी 40 किया था। पर जब भी हम लिखते हैं तो सबसे पहले क्या होती है? लंबाई आती है, फिर क्या होती है? चौड़ाई आती है। ठीक है भाई। देखो याद हो गया भाई सभी को। अभी मिनिमल प्लेयर वाला जो है वो आगे है, पर मैंने आपको यहाँ पर, क्योंकि हम गिनती से सीख रहे हैं तो हमारा ही क्लियर हो चुका है। देख लो एक बार वापस, क्या देखा? अब इसमें देख लेते हैं। देखो भाई सबसे पहले हमने क्या देखा? ये 20 मीटर क्या चौड़ाई, 40 मीटर क्या लंबाई, 20 मीटर पे क्या सेंटर लाइन। ठीक है। उसके बाद क्या देखा? ये दो का दो क्या था? इसकी ऊंचाई। ये देखो दो की क्या है? इसकी ऊंचाई। 3 मीटर क्या थी? इसकी चौड़ाई। ठीक है। 4 मीटर पर क्या था? 4 मीटर पर था हमारा, ये देखो ये 4 मीटर पर क्या था? एक सेकंड, 4 मीटर पर क्या था? गोलकीपर रेस्ट्रिक्टेड एरिया। ठीक है। 4 मीटर पे हमने गोलकीपर रेस्ट्रिक्टेड एरिया बनाया था। 5 सेंटीमीटर की हमने क्या बनाई थी? मार्किंग लाइन बनाई थी। और 5 जो थे वो हमारे मिनिमल प्लेयर्स, हमारा जो गेम है वो स्टार्ट कर सकते थे। ठीक है। 6 पर हमने क्या किया था? ये 6 पर हमने क्या बनाया? डी बनाया था। 7 पर हमने क्या बनाया था? 7 पर हमने पेनल्टी लाइन बनाई थी। 8 क्या था? 8 सेंटीमीटर। तो सर हमारा ये गोल पोस्ट है, इसकी क्या होती थी? मोटाई होती थी। ये क्या होती थी? 8 सेंटीमीटर। ये लाइन की मोटाई कितनी होती थी? 8 सेंटीमीटर होती थी। ठीक है। और 9 पर क्या था? 9 पर सर हमारा था फ्री थ्रो लाइन थी। 9 पर क्या था हमारा? फ्री थ्रो लाइन। ये रही पेनल्टी लाइन। ये देखो पेनल्टी लाइन तो हमारी कितने पे थी? 7 मीटर पर थी। और ये फ्री थ्रो लाइन जो है, कोई भी पेनल्टी मिलती है तो हम पेनल्टी लाइन से करते हैं, और बाकी फ्री थ्रो करते हैं तो हम फ्री थ्रो लाइन से करते हैं। यानी कि कोई भी फाउल वगैरह होता है तो फ्री थ्रो लाइन से जो है बॉल की जाती है। यानी कि इस एरिया के अंदर फाउल होगा तो यहाँ से जो है फ्री थ्रो लाइन से जो है बॉल थ्रो किया जाएगा। तो ये हमारी होती है फ्री थ्रो लाइन। और पेनल्टी लाइन जो है वो 7 मीटर से पेनल्टी मिलती है, तो 7 मीटर से जो है वो पेनल्टी की जाती है। तो ये हमारा था। और 1-on-1 की बात आती है तो वो किस पे आती है? 4 मीटर पर लाइन पर आती है। यानी कि 1-on-1 या मतलब पेनल्टी तो हमेशा किस पे? 7 मीटर पे दी जाएगी। और गोलकीपर जो है वो 4 मीटर तक जो है वो आगे आ सकता है। यानी कि जब पेनल्टी ली जाएगी तो गोलकीपर के हाथ में कितना होता है? 4 मीटर होता है। ठीक है भाई, क्लियर है सभी को? 2 3 4 5 6 7 8 9, बस इसी तरीके से आपको याद होना चाहिए। एक बार मेरे साथ फिर से दोहरा दो, हमें याद हो जाएगा, कंठस्थ याद हो जाएगा। मैं बता रहा हूं आपको। 2 पर क्या होता है सर? 2 मीटर तो क्या थी? उसकी ऊंचाई थी। 3 मीटर सर क्या थी? 3 मीटर तो उसकी क्या थी? चौड़ाई थी। 4 मीटर पर क्या था? तो 4 मीटर पर सर गोलकीपर का रेस्ट्रिक्टेड एरिया था। सर 5 क्या था? तो सर 5 तो सेंटीमीटर था। और 5 सेंटीमीटर क्या था? हमारी मार्किंग लाइन थी, 5 सेंटीमीटर की होती है। और कम से कम 5 खिलाड़ियों से क्या करते थे? हम खेल को प्रारंभ कर सकते थे। 6 मीटर पर सर क्या था? तो 6 मीटर पर हमारा डी था। फिर 7 मीटर पर क्या था? 7 मीटर पर हमारी पेनल्टी लाइन थी। यानी कि जब पेनल्टी मिलती है तो पेनल्टी इस 7 मीटर लाइन से ली जाती है। 8 सेंटीमीटर क्या था? तो 8 सेंटीमीटर हमने याद किया था कि जो भी हमारा गोल पोस्ट है उसकी चौड़ाई है, या गोलकीपर गोल पोस्ट की जो लाइन है वो भी कितनी होगी? 8 सेंटीमीटर होगी। 9 से हमने क्या याद किया था? तो सर 9 से हमारे क्या था? फ्री थ्रो लाइन थी। और 9 हमने देखा था कि सब्सटीट्यूशन एरिया था वो भी 4.5 में बांट रखा था। यानी कि कुल कितना होता है? 9 मीटर का होता है। बताओ भाई, अब याद नहीं हुआ तो बोलो। याद हो गया आसानी से? बस इसी तरीके से हमें, अब कोई भी आपको हैंडबॉल का पूछ के देख ले कि कितना क्या होता है, एकदम जुबान पे होना चाहिए 2 से 9 तक। और भी 40 बाय 20, 20 दूनी 40, जिस प्रकार से हमने ओलंपिक में पढ़ा था 36 दूनी 72, वैसे 20 बाय 40 हो गया।
बस एकदम क्लियर है। ठीक है भाई, चलो अब हमने मेजरमेंट हमने कंप्लीट कर लिए है, आगे चलते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। अब बॉल के वजन की बात आ जाती है कि जो इस बॉल से जो है खेल रहे हैं वो वजन कितना होता है। तो वजन भी बहुत आसान सा है कि पुरुषों में तो 425 से लेकर 475 तक होता है। इसकी जो परिधि होती है वो 58 से लेकर 60 सेंटीमीटर होती है। और इसका आकार है, यह चीज भी आप ध्यान रखना, क्योंकि आने वाले एग्जाम में ये साइज भी पूछ सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर हैंडबॉल की जो है वो साइज लिखी रखी है, एक है H1 बॉल, एक है H2 बॉल और एक है H3 बॉल। यानी कि जो पुरुष है, जो पुरुष जब स्पर्धा खेल रहे हैं तो H3 बॉल से खेला जाता है। इसका जो डायमीटर होता है, यानी कि इसका जो परिधि होती है वो 58 से 60 सेंटीमीटर होती है। इसका जो वजन होता है वो 425 से लेकर 475 ग्राम होता है। यानी कि ये H1, H2 और H3 ये जो है इसके आकार बना रखे हैं, आकार के ऊपर जो है ये तीन में बांट दिया है। तो H3 बॉल से जो है पुरुष स्पर्धा में खेलते हैं, जबकि H2 बॉल से जो है वो महिला स्पर्धा में खेलते हैं। अगर आप मार्केट में जाओगे तो वहां पर आपको विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो है वजन की आपको हैंडबॉल मिलेगी। तो वहां पर H1, H2, H3 से जो है उसका माप देखा जाता है। तो H3 हमने देख लिया, पुरुषों के लिए क्या है, H3 है, यानी कि 425 से लेकर 475, और क्या है 58 से लेकर 60। जबकि महिलाओं के लिए आप क्या देखोगे, साइज नंबर 2 यानी कि H2 आप देखोगे, और इसका 100 कम कर दो, यानी कि 325 से 375, और 54 से लेकर क्या 56 इसकी क्या होती है, परिधि होती है महिलाओं के लिए। क्लियर है भाई, याद हो गया इतना। पुरुषों के लिए क्या था, 425 से 475 था, 58 से लेकर 60 था, H3 बॉल थी। महिलाओं के लिए क्या था, H2 था, 100 कम कर दो, 325 से 375, और 54 से लेकर क्या था, 56 था, 56 सेंटीमीटर था। तो ये बॉल भी हमने देख लिया, खिलाड़ी भी देख लिए, मैदान भी देख लिया। अब आगे चलते हैं। अब खिलाड़ी और समय, यानी कि कुल खिलाड़ी मैंने क्या कहा, 7 खेलते हैं और 7 बदले जाते हैं। जो 7 बदले जाते हैं उसे हम कहते हैं रोलिंग सब्स्टिट्यूट। और रोलिंग सब्स्टिट्यूट मैंने आपको बताया था 4.5 मीटर, दोनों कुल मिलाकर 9 मीटर का एरिया होता है, वहां से अंदर आते हैं और वहीं से बाहर जा सकते हैं। खेल शुरू करने हेतु यह पॉइंट आ चुका है, कम से कम कितने खिलाड़ी चाहिए, 5 खिलाड़ी चाहिए। अगर आपकी टीम में 7 खिलाड़ी है तो ठीक है, क्योंकि 7-7 खिलाड़ी जो है वो होते हैं अधिकतम। बट 5 खिलाड़ी भी अगर आपकी टीम में ग्राउंड में मौजूद होते हैं तो हैंडबॉल खेल को जो है प्रारंभ किया जा सकता है, और वो हमने 5 से याद कर लिया था। ठीक है, मैच की अवधि कितनी होती है, तो 30 मिनट होती है, साथ में 10 मिनट का ब्रेक होता है, और उसके बाद 30 मिनट होती है। यानी कि 2 क्वार्टर मैं कह सकता हूं, 30 मिनट का पहला क्वार्टर प्लस 10 मिनट का क्या है, ये तो सर हमारा ब्रेक होता है, यानी कि इंटरवल होता है, और फिर 30 मिनट का क्या होता है, दूसरा क्वार्टर होता है। तो ये 30-30 मिनट से, यानी कि कुल अगर खेल की अवधि पूछा जाए तो 70 मिनट होती है, अगर आप इसमें ब्रेक भी जोड़ दिया जाए। पर मैच की अवधि कितनी होती है, तो 60 मिनट होती है। आपको दोनों पॉइंट को ध्यान से पढ़ना है। मैच की अवधि पूछे तो कितने बोलोगे, 60 मिनट होती है। ये देखो आप कि क्या लिखा हुआ है, मैच अवधि कितनी लिखी हुई है, 30 प्लस 10 प्लस 20 मिनट और 30 मिनट, यानी कि ये, और कुल अवधि पूरे तो आप इसको जोड़ दोगे। ठीक है, महिलाओं में कितना होता है, तो महिलाओं में यहां पर 25-10-25 होता है, यानी कि महिलाओं में ब्रेक तो 10 मिनट का ही रहेगा, पर जो समय है यानी कि 2 क्वार्टर है वो 25-25 के हो जाते हैं, जबकि पुरुषों में जो है वो 30-30 के हो जाते हैं। इसी प्रकार हमने बॉल भी देखा था कि पुरुषों में जो बॉल है वो H3 होती है, महिलाओं में जो बॉल होती है वो H2 होती है। 425 से 475 पुरुषों में होती है, 58 से 60 सेंटीमीटर इसकी परिधि होती है, जबकि महिलाओं की बात करूंगा तो 325 से 375 होती है, और जबकि 54 से लेकर 56 सेंटीमीटर इसकी परिधि होती है। ठीक है, अतिरिक्त समय, अगर आपने यह समय खेल लिया, यानी कि 50 मिनट महिलाओं में खेल लिया, 60 मिनट पुरुषों में खेल लिया, तो यहां पर क्या होगा, अतिरिक्त समय में क्या होता है, 5-1-5 का जो है, यानी कि 5-5 मिनट का जो है खेल वापस खिलाया जाता है। तो 5 मिनट का पहले एक क्वार्टर होगा, फिर वापस 1 मिनट का ब्रेक होगा। वहां पर ब्रेक था 10 मिनट का, यहां पर ब्रेक है 1 मिनट का, और फिर 5 मिनट वापस होगा। और अगर उसके बाद भी जो है वो मतलब क्या कहते हैं, ड्रॉ हो जाता है, यानी कि इस 5-5 मिनट का जो है अतिरिक्त समय हो गया, उसके बाद भी ड्रॉ हो गया, तो यानी कि यहां पर क्या होता है, 7 मीटर जो हमने देखा था पेनल्टी, 7 मीटर पर हमने क्या देखी थी, पेनल्टी लाइन होती है, वहां से क्या होते हैं, थ्रो होते हैं, वहां से क्या किया जाता है, थ्रो किए जाते हैं। तो दोनों टीमों को 5-5 थ्रो देते हैं, जो ज्यादा थ्रो करेगी वो जीत जाती है। ठीक है, रोलिंग सब्स्टिट्यूट, यानी कि अनुमति के बिना जो है पक्ष बदल सकते हैं, तो उसे कहते हैं हम रोलिंग सब्स्टिट्यूट, यानी कि अनुमति के बिना, यानी कि कोई अनुमति जरूरी नहीं है कि अंपायर दे, वो एकदम से जो है चेंज कर सकते हैं। पर वो मैंने क्या कहा, 4.5 मीटर से जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, हैंडबॉल होता है। ठीक है, टाइम आउट की बात करूं तो कुल जो है वो 3 टाइम आउट दिए जाते हैं। एक हाफ में जो है अधिकतम 2 टाइम आउट ले सकते हो। जब मैंने कहा 2 हाफ में जो है वो 3 टाइम आउट दिए जाएंगे, तो एक हाफ में तो कितने होंगे, अधिकतम 2 ही होंगे, और दूसरे हाफ में जो है वो एक, और प्रत्येक जो टाइम आउट होता है वो कितने मिनट का होता है, 1 मिनट का होता है। और टाइम आउट के लिए कौन से कार्ड का प्रयोग किया जाता है, तो ग्रीन कार्ड का प्रयोग जो है वो टाइम आउट के लिए किया जाता है। इस पॉइंट को ध्यान रखना, क्योंकि हमने देखा था कि ग्रीन कार्ड का जो प्रयोग है वो कई जगह चेतावनी के लिए था, पर यहां पर ग्रीन कार्ड का प्रयोग किसके लिए है, टाइम आउट के लिए किया जाता है। ठीक है,
अब यहाँ पर जब कार्ड की बात करूं तो यहाँ पर एक नीला कार्ड जो है वो जुड़ जाता है, नीला कार्ड जो है वो जुड़ जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि ये कार्ड जो है बाकी अन्य खेलों में नहीं होता है। जब हम बैडमिंटन पढ़ेंगे तो वहां पर काला कार्ड होगा, यहाँ पर कैसा है, नीला कार्ड होता है। ध्यान रखना, क्योंकि पीला कार्ड तो है जनरली सभी खेलों में होता है, चेतावनी के लिए होता है। लाल कार्ड जो है वो 2 मिनट का सस्पेंशन कर देता है। पर अगर किसी खिलाड़ी को जो है वो नीला कार्ड दिखाया जाता है तो इसे क्या कहते हैं, लिखित में डिसक्वालीफाई लिख देते हैं उस कार्ड के ऊपर, यानी कि वो खिलाड़ी जो है मैच के लिए डिसक्वालीफाई कर दिया गया है। सभी कार्ड का जो आकार होता है वो 9 से 12 सेंटीमीटर होता है, ये याद करने की जरूरत नहीं है। पर अगर जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, नीला कार्ड है, यानी कि ब्लू कार्ड है। और ब्लू कार्ड पे क्या कर देते हैं, लिखित में डिसक्वालीफाई लिख देते हैं कि वो खिलाड़ी जो है पूरे मैच के लिए जो है बाहर किया जाता है। जबकि पीला और लाल कार्ड जो है चेतावनी और 2 मिनट का जो है सस्पेंशन के लिए उपयोग होता है। और हरा कार्ड यहाँ पर किसके लिए प्रयोग होता है, तो टाइम आउट के लिए जो है हरा कार्ड का उपयोग होता है। तो ये हमने टाइम आउट भी देख लिए। प्रत्येक टाइम आउट की जो अवधि होती है वो 1 मिनट होती है। एक टीम जो है तीन तीन बार जो है टाइम आउट ले सकती है, यानी कि एक हाफ में मैं कहूँ तो 2 टाइम आउट ले सकती है। तो ये रहा हमारा क्या, टाइम आउट भी आ चुका है। ठीक है, उसके बाद हम आगे चले तो आगे क्या है, महत्वपूर्ण नियम आते हैं। यानी कि खिलाड़ी जो है अगर बिना ड्रिबल किए तो 3 कदम चल सकता है, गेंद अपने पास जो है वो 3 सेकंड तक रख सकता है। अगर आप ड्रिबलिंग नहीं करते हैं तो खिलाड़ी जो है सिर्फ 3 कदम चल सकता है। ठीक है, गेंद अपने पास क्या है, 3 सेकंड के लिए रख सकता है। थ्रो ऑफ 3 सेकंड में लेना अनिवार्य है, यानी कि जब थ्रो ऑफ देते हैं, हमने देखा था थ्रो लाइन, फ्री थ्रो लाइन जो है वो कितने सेकंड में लेना आवश्यक है, 3 सेकंड में जो है थ्रो लेना आवश्यक है। थ्रो लाइन के समय विपक्षी खिलाड़ी जो है वो 3 मीटर दूर रहेगा। और जब भी जो है थ्रो इन करेगा कोई भी खिलाड़ी तो विपक्षी खिलाड़ी हमेशा क्या रहेगा, 3 मीटर जो है वो दूर रहेगा। ठीक है, ऑफिशियल जो है इसके अंदर 4 होते हैं, 2 रेफरी, एक टाइम कीपर और एक स्कोरर होते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर एक शब्दावली आती है, शब्दावली आती है क्या, पैसिव प्ले। और पैसिव प्ले यानी कि जब टीम गेंद अपने पास रखते हुए भी गोल पर हमला नहीं करती, उसे हम कहते हैं पैसिव प्ले। और संकेत के बाद भी 6 पास पूरे कर देती है तो इसे निष्क्रिय खेल माना जाता है और फ्री थ्रो दिया जाता है। अब क्या होता है पैसिव, अब हमने देखा था कि एक होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव। एक्टिव मतलब क्या, मतलब आप जब आपकी ये उम्मीद है कि भाई आप क्या करोगे, गोल करोगे। अब अंत समय में जब देखते हैं, जैसे मान लो मैंने कहा कि मैं एक हैंडबॉल का मैच खेल रहा हूँ और मेरी टीम जो है वो आगे है, मान लो 4-2 की स्कोर लाइन से आगे है। अब मैंने कहा कि यार लास्ट कुछ 1-2 मिनट रहे हैं, तो क्या करते हैं हम, टाइम पास करते हैं। टाइम पास करते हैं मतलब हम हमारे खिलाड़ियों को जो है वो बॉल इधर उधर हाथों से करते रहते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से आपने हॉकी में देखा कि जब लास्ट ही कुछ 1 मिनट रहता है तो क्या करता है खिलाड़ी जो है अपने दूसरे पाले में जो है वो बॉल को ले जाता है, यानी कि दूसरे पाले में गेंद को रखने की कोशिश करते हैं ताकि उधर ही जो है वो टाइम निकल जाए। इसी प्रकार जो हैंडबॉल के खिलाड़ी रहते हैं वो भी क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को जो है पास करना शुरू कर देते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, पैसिव प्ले। यानी कि यहाँ उसका मकसद क्या नहीं है कि हम गोल करें या हम दूसरे खिलाड़ी के हाथ में जो है वो बॉल दें, तो उसे क्या कहते हैं, हम पैसिव प्ले कहते हैं। जब टीम गेंद अपने पास रखते हुए क्या करती है, गोल पर हमला नहीं करती, क्योंकि उसे पता है कि अगर गोल पर हमला करेंगे, बॉल अगर विपक्षी टीम के पास चली गई तो अगर वो वापस लेकर हमारे यहाँ पर गोल कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, संकेत के बाद भी जो है 6 पास पूरे कर देती है तो उसे निष्क्रिय खेल माना जाता है। यानी कि अगर यहाँ पर क्या होता है, अंपायर संकेत दे देते हैं कि भाई आप जो है निष्क्रिय खेल कर रहे हो, और 6 पास फिर भी कर देती तो उसे निष्क्रिय खेल कर कर हम उसे फ्री थ्रो दे देते हैं, जो कि फ्री थ्रो लाइन से होता है, जो कि 9 मीटर पर थी। तो ये हमारा जो था। फिर अगर मैं बात करूं मूलभूत कौशल कौन से होते हैं, तो ड्रिबल होता है, जंप शॉट होता है, चेस्ट पास होता है, पिवट होता है, विंग होता है, 7 मीटर थ्रो होता है, फास्ट ब्रेक होता है, थ्रो इन होता है, थ्रो ऑफ होता है, कैंपा होता है और 0 डिग्री थ्रो होता है। अगर सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पर तो इस कैंपा को याद रखना भैया, कैंपा। ठीक है, कैंपा शब्द जो है वो किससे संबंधित है, प्रश्न पूछा जाएगा। कैंपा शब्द जो है किससे संबंधित है, प्रश्न पूछा जाएगा। और एक मैं यहां पर लिख देता हूं कि हैंडबॉल में कुल नियम कितने होते हैं, तो आपको याद रखना है 18 नियम होते हैं हैंडबॉल में। नियम, ये पॉइंट भी आप याद रखना, कितने होते हैं, 18 नियम होते हैं हैंडबॉल में। नियम कितने होते हैं भाई, 18 नियम होते हैं। कैंपा को आपको याद रखना है मूलभूत कौशल, यानी कि पूछेंगे कि कैंपा जो स्किल है वो किससे संबंधित है, या कैंपा जो कौशल है वो किससे संबंधित है। तो ये आपको याद रखना है कि कैंपा किससे संबंधित है। क्लियर है भाई इतनी चीज, फटाफट बताओ भाई, याद हो गया सभी को। और विश्व हैंडबॉल दिवस जो है 23 जून को मनाया जाता है। हैंडबॉल के नियम जो है वो 18 होते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमने देखी है।
कि कैंपा क्या होता है। तो अब अच्छा चलो, अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ ताकि आपको कैंपा याद रहेगा। तो देखो कैंपा क्या होता है कि जनरली जो होता है कि एक विंग खिलाड़ी होता है, यानी कि जो दूर खिलाड़ी होता है, वो दूर खिलाड़ी क्या करता है, हम हाथ से जो है बॉल को पास करते हैं। तो मान लो उसने हाथ से जो है वो बॉल को पास किया। अब जो गोल के पास, यानी कि गोल से थोड़ा इर्द गिर्द जो खिलाड़ी खड़ा है, वो क्या करेगा, उस हाथ से पूरा पास पकड़ता नहीं है और उस बॉल को क्या कर देता है, मार देता है। हवा में कूदता है वो बॉल, जैसे मान लो मेरे पास आ रही है और मैं उसी बॉल को क्या कर दूंगा, मार दूंगा और गोल कर दूंगा। उसे बस कहते हैं कैंपा, यानी कि एक कौशल है। यानी कि उसके अंदर क्या किया कि किसी दूसरे खिलाड़ी ने, उसे हम कहते हैं विंग खिलाड़ी, यानी कि जो थोड़ा दूर खड़ा है, वो विंग खिलाड़ी क्या करता है, हवा में बॉल को उछालता है और आप क्या कर रहे हो, कूद कर उस बॉल को क्या कर रहे हो, इस तरीके से मार रहे हो। तो उसे हम कहते हैं, इस कौशल को कहते हैं कैंपा। कैंपा किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है, आपको याद रखना है, हैंडबॉल से संबंधित है। बस ये चीज़ आपको यहाँ से याद रखनी है। और ये हमने पूरा कर लिया है। एक बार वापस हम जो है इसका क्विक रिवीजन देख लेते हैं। सर क्या किया, 2 3 4 5 6 7 9, ये आपने क्या कर दी, गिनती लिख दी, 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर हमने क्या किया, 20 × 40 या 40 × 20 में यहाँ पर लिख देता हूँ, 40 × 20 लिख दिया। फिर मैंने क्या किया, 1936, 1952, 1972 मैंने लिख दिया और 1976 मैंने लिख दिया। 36 में क्या, पुरुष को जो है ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया। 52 में क्या किया, प्रदर्शन किया। 72 में फिर से चालू किया और 76 में क्या किया है, महिलाओं टीम को शामिल किया गया है। फिर अगर मैं बात करूं 1917 में क्या हुआ था कि सर वो काल थे, काल चैलेंज उनका नाम था। तो उन्हें क्या कहते हैं, हम आधुनिक हैंडबॉल के क्या कहते हैं, पिता कहते हैं विश्व में। तो उन्होंने क्या है, हैंडबॉल के नियम बनाए थे यहाँ पर 1917 के अंदर। अगर मैं बात करूं 1917 की जगह अब मैं लिख देता हूं यहाँ पर 1971। तो यहाँ पर जो है 1971 में हमारी जो है हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया है, उसकी स्थापना की जाती है। किसके द्वारा, तो जगत में जिसने लोहा मनवाया है। अगर उसके बाद, उससे पहले मैं बात करूं तो एक हमने सन पढ़ा था 1946, और 1946 के अंदर क्या होता है कि सर वहां पर एच इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन की जो है वो स्थापना की जाती है। कहाँ पर होती है, तो डेनमार्क के अंदर होती है, और कोपेनहेगन डेनमार्क में। पर जबकि इसका वर्तमान में अगर मुख्यालय आप पूछोगे तो कहाँ पर है, बेसिल स्विट्जरलैंड में है। तो ये आपको याद रखना है, बेसिल नाम आपको याद रखना है। ठीक है, इधर से आपको क्या याद रखना है, इसका जो वर्तमान में मुख्यालय है तो कहाँ पर है, इंदौर जो है एमपी के अंदर है। ठीक है, हमें ये याद करना था। उसके बाद हमने क्या देखा था, उसके बाद सर हमने देखा था 7 7 खिलाड़ी जो है वो तो क्या होते हैं, खेलते हैं। जबकि 5 खिलाड़ी जो है मिनिमम आपको चाहिए कम से कम खेल को प्रारंभ करने के लिए। और हमने क्या देखा था सर, उसके बाद हमने यहाँ से अगर कार्ड देखे थे तो यहाँ पर एक नीला कार्ड होता है। नीला कार्ड का मतलब होता है कि जब डिस्क्वालीफाई करते हैं, ये चीज हमने क्या देखी थी, इंपॉर्टेंट देखी थी। सर और क्या देखा था हमने यहाँ पर, इसमें हमने देखा था कि बाकी जो है पीला कार्ड था, लाल कार्ड था, वो तो चेतावनी के लिए और 2 मिनट का डिस्क्वालीफाई के लिए था। जबकि हरा कार्ड था वो यहाँ पर टाइम आउट के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता था। ठीक है, उसके बाद और क्या हमने इस हैंडबॉल के क्षेत्र से देखा है, तो हैंडबॉल में सर हमने इसकी फेडरेशन देख ली, किसने इसको बनाया, भारत में कौन इसके जनक है। तो हमने देखा जगत में लोहा बनवाया, जगत सिंह लोहा, लोहा। और हमने देखा था कहाँ के थे, तो ये हरियाणा के थे। वहीं से जो है चीज़ें स्टार्ट होती थी 1972 के अंदर, 1970 के अंदर। तो वहाँ से वो जो है मैच खेले गए थे भारत के अंदर। फिर विश्व की बात करें तो हमने देख लिया, IHF इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन 1946 में इसकी स्टार्ट होती है। फिर हमने देखा था कि हैंडबॉल को जो है हैंडबॉल किया जाता था डेनमार्क में। फिर एक यूरेनिया शब्द का जो वर्णन है वो ओडीसी नामक ग्रंथ में जो है किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने ये सब इसके मेजरमेंट देख ही लिए। 2 से हमने क्या देखा सर, 2 में से इसकी लंबाई, इसकी ऊंचाई देखी। 3 से इसकी क्या देखी, चौड़ाई देखी। 4 मीटर पर क्या था, गोलकीपर रेस्ट्रिक्टेड एरिया था। 5 सेंटीमीटर क्या था सर, 5 सेंटीमीटर हमारी मार्किंग लाइन थी। और 5 जो है कम से कम खिलाड़ी जो चाहिए। 6 पर क्या देखा था सर, 6 पर हमने देखा था कि हमारा डी था। 7 पर सर हमने क्या देखा था, 7 पर हमारी पेनल्टी लाइन थी। यानी कि पेनल्टी लाइन का उपयोग तब भी होता है कि जब 2 बार, अगर खिलाड़ी 2 बार, यानी कि जब मान लो कि 30 10 10 का ये हमारा जो है 30 10 30 का जो है हमारा मैच होता है। महिलाओं में इसका मैच कब होता है, तो 25 10 25 का मैच किया जाता है। और उसके बाद भी अगर टाई होता है तो 5 1 5 का हम अतिरिक्त मैच खेलते हैं। पुरुषों में जो है इसकी हैंडबॉल 3 थी। उसका जो वजन वजन था वो कितना था, 425 से लेकर 475 था। और उसकी जो परिधि थी वो कितनी थी, 58 से लेकर कितनी थी, 60 थी। जबकि महिलाओं की मैं बात करूं तो H2 नाम से जो है बॉल का यूज़ होता था। इसकी जो वजन था वो कितना था, 325 से लेकर 375 था। उसकी परिधि की बात करूं तो 54 से लेकर 56 सेंटीमीटर इसकी परिधि थी। ठीक है, फिर हमने याद किया कि अगर ये 5 1 5 का जो है एक्स्ट्रा खेल खेला जाता है, पर उसके बाद भी अगर टाई हो जाता है तो फिर हम क्या करते हैं, पेनल्टी लाइन से जो है पेनल्टी थ्रो देते हैं। ठीक है, 5 5। और क्या चीज़ थी, तो ये हमने देख लिया। 8 क्या थी, 8 सेंटीमीटर हमारी इसकी जो गोल बनाया था। एक तो ये गोल लाइन, फिर इसकी जो चौड़ाई थी ये भी कितनी थी, 8 8 थी। और 9 पर हमने क्या पढ़ा था, तो सर 9 मीटर पे हमारी एक फ्री थ्रो लाइन होती थी। और एक 9 मीटर क्या था, हमारा सब्सटीट्यूशन एरिया था। ठीक है, 7 + 7 खिलाड़ी हमने देख लिए थे कि यहाँ पर क्या था, सब्सटीट्यूशन होते हैं और 7 खिलाड़ी क्या करते हैं, खेल को खेलते हैं। ठीक है भाई, तो ये चीज़ें जो है हमने पढ़ ली है।
उम्मीद करता हूं कि अब आपको पूरा जो है हैंडबॉल याद हो गया होगा। ठीक है, तो अब इसी के साथ एक आखिरी क्वेश्चन मैं आपको देख लेता है कि आपको कितनी चीजें याद हुई है। ठीक है, 4 स्टेटमेंट आपके सामने लिखूंगा, आपको अब कमेंट बॉक्स में बताने हैं कि क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। ठीक है, सबसे पहला स्टेटमेंट मैं लिखता हूं, हैंडबॉल खेल के मैदान का माप फिर मैं लिखता हूं, हैंडबॉल खेल को ओलंपिक में 1972 में शामिल किया गया। ठीक है, अगला मैं लिखता हूं, हैंडबॉल खेल में न्यूनतम 5 खिलाड़ी से खेल प्रारंभ। ठीक है, अगला पॉइंट में लिखता हूं, इस खेल में महिलाओं के बॉल की परिधि 58 से 60 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न मैं लिखता हूं, इस खेल में पुरुष की बॉल का वजन 425 से 475 ग्राम। ठीक है, अब ये मैंने आपके सामने जो है 4 स्टेटमेंट लिख दिए हैं। आपको अब उत्तर देना है निम्न में से कौन से जो है वो असत्य है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैं बता रहा हूँ आपको, अधीनस्थ बोर्ड हो, चाहे आरपीएससी हो, चाहे एमआरएस हो, चाहे केवीएस हो, चाहे एनवीएस हो, ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ध्यान रखना, यहाँ पर आपको मैं ऑप्शन दे देता हूँ, आपको बताना है ए बी सी डी। ठीक है, तो अगर मैं यहां से आपको ऑप्शन दूं तो कौन कौन से ऑप्शन जो है आपको बताना है कि सही गलत है। ठीक है, पहला मैं लिखता हूं 1 2 3 4। ठीक है, दूसरा मैं ऑप्शन लिखता हूं 1 3 4। तीसरा मैं ऑप्शन लिखता हूं 1 3 5। और आखिरी में ऑप्शन लिखता हूं 1 2 4 5। बताओ भाई, निम्न में से कौन से जो है वो असत्य है, इसका उदाहरण आपको देना है फटाफट। अच्छा चलो, एक ऑप्शन मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, लास्ट वाला 1 और 4 लिख देता हूँ। ठीक है, बताओ भाई कौन कौन सा ऑप्शन जो है वो असत्य है। देखते हैं कि आपको कितना समझ आया है हैंडबॉल का खेल। नेमाराम पटेल कह रहे हैं डी। अच्छा, और पूजा भी कह रहे हैं डी। बताओ भाई, सभी सभी को उत्तर देना है। देख रहा हूं मैं कौन कौन देख रहा है लाइव। उत्तर देना है भाई सभी को। अच्छा, सभी यहाँ पर देखो। चलो अब मैं इसको सॉल्व कराता हूँ, कहाँ पर गलती हो रही है। हैंडबॉल खेल का मैदान का माप, हमेशा मैंने बोला था कि ये जो एल जो है हमेशा पहले आता है, यानी कि 40 × 20 होता है। तो ये हमारा जो गलत है, पर हमने तो सर पूछा क्या है, असत्य पूछा है, यानी कि ये ऑप्शन तो हमारा आएगा, एक ऑप्शन तो आएगा, एक सभी में है। ठीक है, हैंडबॉल खेल को ओलंपिक में 1972 में शामिल किया गया। ठीक है, अभी देखते हैं कहाँ है हमारा हैंडबॉल खेल ओलंपिक में शामिल कब किया गया, अभी देखते हैं। ये देखो भाई, पहली बार शामिल 1936 में। तो मैंने यहां पर तो क्या वर्ड शुभ शब्द यूज किया गया है, दोबारा शामिल किया गया। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो, तो मैंने यहां पर कहीं पे दोबारा लिखा है?
यहाँ पर कहीं दोबारा लिखा हुआ है क्या भाई? जल्दी से बताना थोड़ा। यहाँ पर कहीं पे दोबारा लिखा है? यहाँ पर तो पहली बार लिखा है ओलंपिक खेल को शामिल किया गया। तो जब ये ऑब्वियस क्या हो गया, पहली बार है, पर यहाँ पर तो दोबारा शब्द आएगा तो ही 1972 का आएगा। तो ये भी स्टेटमेंट मेरा गलत होता है, और इस प्रकार ये भी क्या होगा, एक प्रकार का हमारा असत्य होगा। ठीक है, हैंडबॉल खेल में न्यूनतम 5 खिलाड़ियों से प्रारंभ होते हैं, तो ये हमारा सही है, यानी कि ये 3 नंबर ऑप्शन तो नहीं आएगा। हमें असत्य बताने हैं तो ये 2 आ गए। ठीक है, ये नहीं आएगा, इसको मैं काट देता हूँ। इस खेल में महिलाओं की बॉल की परिधि कितनी होती है? तो 58 से 60 सेंटीमीटर होती है। महिलाओं के बॉल की परिधि तो हमने कितनी देखी थी? 54 से 56 सेंटीमीटर देखी थी। ये तो सर आपने पुरुष की लिख दी है। ठीक है, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत है, यानी कि ये भी आएगा। ठीक है, इस खेल में पुरुष के बॉल का वजन कितना होता है? 425 से 475 ग्राम। ये सही है, तो ये नहीं आएगा, यानी कि एक, अच्छा सॉरी, 1, 2 और 4, ये ऑप्शन जो है ये सही होगा। 1, 3 और 4 नहीं, 1, 2 और 4 जो है वो ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अभी पिंकू वाले ने जो है सही बताया है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने गलती से मैंने यहाँ पर 2 नहीं जोड़ा, तो 1, 2 और 4 जो है वो ऑप्शन सही होगा। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि पूरा के पूरा खेल जो है वो एक क्वेश्चन से पूछा गया है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, तभी जो है हम कर पाएंगे क्लियर। 1 और 4 नहीं होगा, 1, 2, 4 होगा, क्योंकि दोबारा जो है 1972 में शामिल किया गया था, पहली बार 1936 के ओलंपिक में शामिल किया गया था। ठीक है, तो ये हमारी आज की क्लास में था हैंडबॉल, जिसको उम्मीद है कि आपको पूरी अच्छी तरीके से याद हो चुका होगा। अगर आप हमारी एप्लीकेशन जुड़ना चाहते हैं तो फिजिकल एजुकेशन पॉइंट है एप्लीकेशन का नाम, इसको आप स्कैन करके भी डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, और ये इस प्रकार की हमारी एप्लीकेशन मिलेगी आपको। और ये भी आपको साथ में बता देता हूँ कि हम जो है 5 जनवरी से हमारा नया ऑनलाइन बैच भी जो है प्रारंभ कर रहे हैं। तो जितने भी विद्यार्थी है एक नए ऑनलाइन बैच में जुड़ना चाहते हैं, शुरू से हम लेकर पूरा कोर्स हम इस ऑनलाइन बैच में करेंगे। तो जो भी विद्यार्थी अगर हमसे ऑनलाइन माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो वो जुड़ सकते हैं। नए साल का ऑफर जो है आज रात से हमारा चालू हो जाएगा, तो आप देर नहीं करें। इस ऑनलाइन बैच में अगर आपको लाइव क्लासेस लेनी है तो आप सभी जो है वो जुड़ सकते हैं इस ऑनलाइन बैच में। ठीक है, और ये हमारा जो है टेलीग्राम ग्रुप का चैनल है, तो टेलीग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं, और यहाँ पर जो है निरंतर रोज रात को 10 बजे जो है क्विज हो रही है। अगर आपको किसी भी चीज़ का कोई डाउट आता है तो आप हमको इस नंबर पर कॉल कर या व्हाट्सएप करके जो है पूछ सकते हैं। ठीक है भाई, चलो फिर आज की जो क्लास है हम उसको समाप्त करते हैं। हैंडबॉल खेल जो है हमने पूरी तरीके से पढ़ लिया है, और फिर हम फिर कल से मिलेंगे एक नए खेल के साथ, और नए साल से जो है हम नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। अभी जो है हम 2 दिन जो है वो खेलों को और लेंगे, तो कल हम मिलते हैं फिर एक और खेल के साथ। पर ये साथ साथ जो है खेल याद करते रहना। आज उम्मीद है कि हमें 2 से 9 तक गिनती भी याद है, और 2 से 9 तक हमें सारे मेजरमेंट भी याद है। ठीक है, चलते हैं फिर, कल हम मिलते हैं। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।